कहां मिलेगा सहारा। 23,697, जी हाँ, ये आज का जो है इंट्राडे लो बना है। क्रूड में एक हफ्ते के अंदर 60% की तेजी। गल्फ कंट्री ने घटाया है तेल का उत्पादन और कच्चे तेल की कीमतों में लगी है आग। जी हाँ, $113 पर बैरल के पार हो गया है ब्रेंट। एक समय $118 पर बैरल के पार होता हुआ ब्रेंट दिखाई दे रहा था। रुपया 92 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। सवाल बड़ा ये है कि क्या जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, क्या ये अब 95 और 100 की तरफ भी जाएगा। 12 लाख करोड़ की मार्केट साफ हुई है। जिस तरीके से जो है बाजार में गिरावट बढ़ी है, निफ्टी अपने हाई से 10% टूट चुका है। निफ्टी 50 में 3% के आसपास की गिरावट है, अभी 3.25% के आसपास। अब जो है 23,762, 23,765 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन खुलते ही बाजार ने 23,700 का लेवल भी आज तोड़ा है। एक समय लग रहा था कि शायद 23,850 के आसपास हम रुक जाएंगे, लेकिन फिर से जो है दबाव बढ़ता हुआ। ऑटो इंडेक्स 4.25% नीचे और गिरावट सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड एशियन मार्केट में देखने को मिल रही है। निकेई 7% टूटा हुआ है, कोस्पी में 7% की गिरावट है। एक हफ्ते के अंदर कच्चे तेल में जिस तरीके से उबाल देखने को मिल रहा है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी 60 रुपये पर सिलेंडर जो है वो कर दी गई है घरेलू एलपीजी के अंदर। और डॉलर पर बैरल जो है ब्रेंट की बात करें तो वो अब 118 को क्रॉस कर गया था, अभी 113 के आसपास, 114 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रुपए की कमजोरी, ये सब मिलकर के बाजार को तोड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि कहां मिलेगा सहारा। इस गिरते बाजार में एवरेजिंग करने का रिस्क लेना चाहिए या पूरी तरीके से एग्जिट, क्या पूरी तरीके से कैश में रहना ही इस समय समझदारी की बात है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। हमारे तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप हल्दर जी, हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला जी, हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल जैन जी। आप तीनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से बाजार टूट रहा है, क्या कोई लेवल्स को रिस्पेक्ट अभी देगा बाजार, या जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट होते हुए आगे दिखाई देंगे यूएस, इजराइल और ईरान वॉर को लेकर के, उसके आधार पर ही रणनीति तय करना सही रहेगा। शुरुआत किससे करें? चलिए लेडीज फर्स्ट। अंबाला मैम, कैसे देख रही हैं, कहां पर और कितनी गिरावट? जो भी आपके लेवल्स थे वो सारे टारगेट भी अचीव हो गए, उन लेवल्स को तोड़ के अब बाजार नई टेरिटरी में घुस रहा है। आपके पहला रिएक्शन? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड ऑल को पैनलिस्ट। जो भाव दिए थे विपुल जी, वो बजट के अराउंड वाले भाव थे। मतलब बजट को मद्देनजर, उस समय वॉर नहीं हुई थी। मैंने पिछले सेशन में भी यही बोला था और अभी भी वही व्यू है कि ये जो सिचुएशन है, इससे ट्रेडर्स को डरना चाहिए। अगर आप स्मार्टली ऑप्शंस को नहीं ट्रेड कर पाते हैं या फिर आप सिचुएशन कमोडिटीज को ट्रेड नहीं कर पाते हैं। बाकी इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास में मौका मिल जाए आपको, तो जितना हो सके थोड़ा सा निचले भाव और आएंगे। और आप उसकी तैयारी में रहिए। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मार्च में अगर आपका ANR 94, 92 के नीचे नहीं आता है तो ये एक बेंचमार्क है। 94 चला जाए तो मतलब और सिचुएशन खराब होगी। बट अगर INR अगेंस्ट USD 92 के नीचे नहीं सस्टेन होता है मार्च सीरीज में, तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी अभी 23,000 और 22,000 की तरफ खुलेगी। 24,200, 300 बजट को स्टडी करके मैंने नंबर्स दिया था। अभी वॉर भी और उसमें हो गई है। और विपुल जी, छोटी सी बात है सिर्फ, कुछ मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि मैडम, मैंने आपका बजट के बाद वाला जो ट्रेड डील हुई थी तब मैंने आपका वो वीडियो देखा। आपने 24, उस समय 26,100 था। आपको डर नहीं लगता आप 24,300 के भाव दे रहे हो? तो मैंने जवाब उनको यही दिया, मैंने तो लेवल्स दे दिया, भी डरना तो आपको चाहिए। वाह वाह, बहुत शानदार। तो अभी की जो सिचुएशन है, आप मान के चलिए कि पुल बैक को अगर आपको ट्रेड करना है, इट्स योर कॉल। प्रीमियम बहुत महंगे हैं, बचिए। डायरेक्शनल ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचिए। हेजिंग अभी थोड़ा सा, जब तक प्रीमियम कूल ऑफ नहीं हो जाते, क्योंकि आप देखिए कि जो कल की भी एक्सपायरी वाले ट्रेड हैं एट द मनी 250-300 रुपए के प्राइस पर चल रहा है। तो बहुत सोच समझ के काम करने वाली मार्केट है ये। किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड लेने से बचेगा। ऊपरी स्तर पर अगर आपको मौका मिले तो सेल ऑन राइज को ही देखिए। 22,000, 23,000 एंड 22,000 येट टू कम है, अगर सिचुएशन मार्च में इंप्रूव नहीं हुई तो। चल ठीक, एक एक करके पहले फटाफट जो है सबके रिएक्शन एक बार स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं। अगली टिप्पणी अंशुल जी आपसे ले लेते हैं। अंशुल सर, क्या कहाँ पे सहारा मिलता दिखाई दे रहा है, या अभी इस बाजार से थोड़ा सा अब सचेत रहने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता है? कैश पर रहे, एवरेज करें तो करें क्या? आपसे भी सेम सवाल। अब सर देखिए, सुबह मैंने रिलायंस बाई किया है, तो ये कहना कि कैश पे बैठना, ये तो नैतिकता के आधार पर ही गलत हो जाएगा।
जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे बाई करके चलिए। अपनी 0.25% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लगा के मैंने सुबह रिलायंस 1371 में बाई किया है। 1409 रुपए चल रहा है। 1420 और 1434 ऐसे रेट पे सेलिंग भी लगाई है। अगर आपके पास, जो अंबाला मैडम ने कहा उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, कि अगर आपके पास ना सिर्फ इस समय, अगर हर समय आपके पास प्रिपरेशन रेडी नहीं है, तो आप कढ़ाई पे तेल चढ़ाने के बाद सब्जी खरीदने जाएंगे कि सब्जी बनानी है, तब तो दिक्कत में हमेशा रहेंगे। तो प्रिपरेशन अगर रेडी नहीं है तो ऐसे मौके आप चूकते रहेंगे। प्रिपरेशन रेडी है आपके पास, अगर आप बेयर ट्रेडर है रिलेटिव वीकनेस वाले रखिए, अगर आप बुल ट्रेडर है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर रखिए, बट अपनी लिस्ट बना के रखिए और उस पर ट्रेड करते रहिए। अब आए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक गैप के साथ बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट वाली ओपनिंग हुई थी 55,700 पे, जहां से नॉन स्टॉप 61,700 तक हम गए थे। उसी गैप को फिल करने के लिए आया है, गैप फिल हो चुका है। और अच्छी चीज ये है कि गैप फिल करने, नीचे वाला गैप फिल करने ऊपर गैप छोड़ के आया है, तो ऊपर जाने के लिए बहुत सारी गुंजाइश छोड़ के जा रहा है मार्केट। और इस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आज के लिए जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा, वापस से बाई करेंगे। आपको याद होगा विपुल जी, फ्राइडे भी आपने सवाल पूछा था, सपोर्ट पे आ गई है निफ्टी, क्या बाई करना चाहिए? तब भी यही जवाब था कि वेट फॉर बुलिश एविडेंस, जो नहीं बना। अगर आपने अति उतावलेपन में ले लिया है तो ये गैप डाउन आप झेल रहे हैं। अगर आप एविडेंस के लिए वेट कर रहे थे तो आपको मिला नहीं, आप खाली हाथ गए थे, अभी भी आप खाली हाथ बैठे हैं। तो वेट फॉर बुलिश एविडेंस निफ्टी पे बन रहा है, बैंक निफ्टी पे बनने की जरूरत है। बैंक निफ्टी पे ये बनना स्टार्ट होगा 55,630 के ऊपर। तो 55,630 अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर बाउंस बैक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में प्ले करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो शांति से बैठे रहेंगे। तो इन शॉर्ट अपनी लिस्ट रेडी रखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स की। ये लेवल पार होते हैं और इंडेक्स प्लेयर हैं आप तो इंडेक्स प्ले कर लीजिए, और इंडेक्स प्लेयर नहीं है तो फिर स्टॉक्स में जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां प्ले करना स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर, दो बातें हैं यहाँ पर कि क्या ये जो गिरावट हम देख रहे हैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की कोशिश करनी चाहिए जैसा कि अभी अंशुल जी कह रहे हैं, या फिर अभी जब भी हम देखते हैं कि जब बड़ी गिरावट का खतरा होता है इस तरह बीच बीच में एक छलावा कह सकते हैं कि मतलब एक ट्रैप जो है आता है, एक बाउंस बैक आता है और फिर उससे बड़ी गिरावट, ये बीच बीच में हमने देखा। तो अभी जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से अभी आगे की क्लैरिटी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये अनिश्चितता का जो माहौल होता है बाजार को पसंद नहीं होता, आपका व्यू क्या है अभी इस मार्केट को लेकर के? क्या गिरावट में खरीदेंगे आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको एंड जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बोनस के सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन होता है तो जो कि हमने ऑलरेडी रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को, तो उसमें से हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। स्टॉक मार्केट पे रिस्क होता है ऑलवेज, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स और खुद का स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम भी जब लास्ट वीक हम शो कर रहे थे, एक चीज मैंने बोला था जो कि 1998 से 1988 तक हमने देखा है, ऑलमोस्ट 8 साल तक ईरान एंड इराक का वॉर चला था और ये तो बस शुरुआत है, इमीडिएट लेवल पे तो खत्म नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग, जिस तरीके का क्रूड का उछाल होना, $115 के ऊपर क्रूड एंड ब्रेंट दोनों चल रहा है, सो कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी भी वॉलेटिलिटी ये ज्यादा हो सकता है। अब देखिए, ये जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ओनली फॉर इंडिया में नहीं है। अगर हम जापानीज मार्केट देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखेंगे, यूरोप मार्केट देखेंगे, सब जगह पे ये क्रैश आके रखा है। दुबई मार्केट तो 2-3 दिन बंद ही था। सो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक डर का माहौल जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन में कोई भी कमेंट करना, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में एक ही चीज होता है, वो है आपका रिस्क पोजीशन साइजिंग। सिंपल, आप अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कीजिए, आप रिस्क को प्रोटेक्ट कीजिए, बाकी आपके पास और कुछ नहीं है। अब जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है, अभी अगर 2-1 दिन में 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है निफ्टी, तो नेक्स्ट जो निफ्टी का सपोर्ट मैं देख रहा हूं अकॉर्डिंग टू मी तो 21,800 22,000 पे है। उससे पहले कोई भी सपोर्ट निफ्टी में मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अगर यहां से भी जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है, वो टेंशन और ज्यादा इंक्रीज होता है,
तब जाके वो लेवल्स आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। हमने बुल मार्केट देखा, अभी जिस तरीके से एक तरफा नीचे आ रहा है मार्केट, सो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में न्यू फ्रेश एंट्री नहीं करना है, एंड आपको थोड़ा सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक चलना है। आपको समझना है जितने भी अभी क्रूड ऑयल में ये जो उछाल आया है, इसका इफेक्ट ओएनजीसी, इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स में आपको कमिंग नेक्स्ट एक क्वार्टर के अंदर ही अंदर आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स पे आपको बाई रहना है, जैसे कि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल जैसे स्टॉक जो डाउनस्ट्रीम वाले हैं, यहाँ पे आपको सेलिंग आते हुए दिखाई देंगे। इसका एक इफेक्ट मैंने आपको लास्ट दिन भी बताया था, जो अभी शुगर सेक्टर्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी देखिए शुगर सेक्टर आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक्स कुछ व्यू बना लीजिए आप। एंड सेकेंड थिंग, आपको कुछ पैसा कैश में भी रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट 25 to 30% आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए, हमें सुनने वाला ओनली ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर्स भी होता है, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ही होता है। सो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शंस है ना, ये करेक्शंस विपुल जी, एसआईपी रुकना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड में जितना आपको थोड़ा थोड़ा एसआईपी चल रहा था, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम फॉर द एक्यूमुलेशन सम ब्लू चिप स्टॉक्स इज लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक हो गया, जितने भी हमारे ब्लू चिप कंपनीज है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन करते रहिए। लेकिन फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, विक्स इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिस तरीके से ऊपर आया है लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में, मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना, फ्रेश 2-4 दिन का व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आज भी देखेंगे ऑलमोस्ट 20% से ऊपर इंडिया विक्स आ चुका है। सो जब तक विक्स 20 के नीचे नहीं आ जाता, जब तक सिचुएशंस में थोड़ा और पॉजिटिव कुछ न्यूज आ नहीं जाता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टेंशन रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशंस को मेंटेन कीजिए। एंड सबसे बड़ा थिंग विपुल जी, वन मोर अनदर थिंग इज कि बहुत सारे लोगों का ना पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जिन्होंने लास्ट 1 से 2 हफ्ते में कुछ भी शॉर्ट टाइम के हिसाब से पोजीशन बनाया था। सो ड्यू टू द ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत 3-4%, 6% कुछ भी लॉसेस है, तो आप स्टॉप लॉस ना लेके आपको एग्जिट होना चाहिए एक बार, और वेट करना चाहिए जब तक मार्केट में फ्रेश कुछ भी मूव नहीं आ जाता। उनके लिए जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके लिए नहीं। जो इन्वेस्टर्स है उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और बधाई हो उन सारे इंडियंस को, इनफैक्ट जिस तरीके से कल इंडिया ने खेला है और वर्ल्ड कप जीता है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपने भी देखा होगा। अरे सर, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैंने सोचा था कि आज की ओपनिंग क्रिकेट मैच के साथ की जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि हम खुद ही हिट विकेट हो जाएंगे और ये सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले अंबाला मैम के पास ट्रेड है, उसको जरा ले लेते हैं। अंबाला मैम जी। भारत फोर्ज मार्च सीरीज यानी करंट मंथ सीरीज 1900 का पुट ऑप्शन 97 से 100 के आसपास के इस प्राइस में खरीद के 150 से लेकर के अच्छे बड़े टारगेट अप टू 400 आपको मिल सकते हैं मार्च मंथ में। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको जो मेंटेन करना है वो सिर्फ 40 का होगा। तो एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इसमें आपको बन जाएगा। और अगर आप ऑन द अदर साइड भारत फोर्ज में अगर आप हो और लॉन्ग पोजीशन हो, कैश में हो, दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, ऑप्शन वो हम बात करते रहेंगे। जरा एक डेटा एक बार फिर से बता दीजिए जरा, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ भारत फोर्ज की, क्योंकि बहुत लोग नहीं सुन पाए होंगे, तो एक बार फिर से जरा रिपीट कर दीजिए। जी मैम। भारत फोर्ज 1900 का पुट ऑप्शन मार्च सीरीज 100 के आसपास आपको बाय करना चाहिए। 150 से लेकर के 400 रुपए तक के टारगेट है स्पॉट के प्रीमियम चार्ट पर, और 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। और ये इसी मंथ का ऑप्शन है जो हमको बाय करना है, पुट ऑप्शन। दैट मींस व्यू जो है वो बेयरिश है। ठीक। तो भारत फोर्ज, मैं आ रहा हूं मैम आपके बाद, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। भारत फोर्ज का 1009 का पुट ऑप्शन आपको लेना है सीरीज का। टारगेट यहां पर 150 से 400 के बीच तक जो है वो देखने को मिल सकता है। काफ़ी मतलब बड़ी रेंज दे दी है, 150 से लेकर के 400 तक। हालांकि जिस बाजार में कुछ भी संभव है, तो कुछ भी हो सकता है। और 40 रुपए का मात्र आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आज गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट है, 4% से ज़्यादा टूटा हुआ है। लेकिन अंबाला मैम का मानना है ये गिरावट अभी और ज़्यादा गहरा सकती है। इसलिए भारत फोर्ज में अगर आपकी पोजिशन लॉन्ग साइड पर है, ख़त्म कीजिए। और अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए पुट ऑप्शन दिया गया है मार्च सीरीज का 1009 का, उसे आप बाय करके चल सकते हैं। 150 से 400 के टारगेट, 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस। यस मैम, संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी दीजिए मैम। जी,
अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख लो, 1220 पे 1200 पर भी बोला था बुक कर लो प्रॉफिट। इसको अभी 1960-50 के आसपास आना है और अभी 1070 पर आ गया है। तो समय रहते पोजीशंस को बुक करना भी जरूरी है उतना ही। नहीं एसबीआई से समझ में आया तो फेडरल बैंक का चार्ट देख लो, वहां पर भी बोला था अभी दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट नियर टू 290 300, अभी 270 पर है। तो वाइजली प्लान योर ट्रेड्स। चलिए, इस बीच ज्योति जी कह रहे हैं सर कुछ गुड नहीं है, बस बैड ही बैड है, कहीं से कुछ पैसा आ नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करता है रिटेल और 3-4 साल में ऐसा एक इवेंट होता है और सारा लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट खत्म। ये तो बात आपकी सही है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए। अच्छा अंबाला जी कुछ, हाँ संक्षिप्त में मैम। पैसा कहीं से तो आ रहा है, JWL 305 का टारगेट हो गया, उसको बुक करना है तो कर लो। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के ये ट्रेड आपको दिया था 65,000, मोर देन 65,000 उस ट्रेड में आपको मिल रहा है। 59,000 बैंक निफ्टी का पुट था ठीक। और निफ्टी का 24,500 का कॉल था। तो सोच समझ के काम करेंगे तो पैसा बन जाएगा। हर बार मार्केट में गिरावट को हैंडल करने का तरीका सीखो, बस उतना ही। वो उनका कहना ये लॉन्ग टर्म के लिए उनका जो था कि जो लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, एक गिरावट आती है वो सारी प्रॉफिट ले जाती है। अंशुल सर उसको ऑप्शन से हेज करना था ना, उसको ऑप्शन से हेज करना था। अब वो हर चीज मैं उनसे चूक हुई। अंशुल सर आपकी टिप्पणी जो है जानना चाहेंगे, स्टॉक पे आए उससे पहले जरा आप लोगों की एक टिप्पणी मैच को लेकर के। सर अद्भुत रहा, कल हमने मतलब हिस्ट्री रिपीट भी की, हिस्ट्री क्रिएट भी की और मतलब अद्भुत दिन था। और जिस तरीके से ये दिखाता है कि बुरे वक्त के बाद जब अच्छा दौर आता है, वो 2 खिलाड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, तो ये बाजार के लिए भी काफ़ी कितना हद तक सही मानते हैं कि ठीक है एक बैड फेज है, अपनी जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसे करते रहिए और एक अच्छा दिन आएगा और वो सब आपकी जो पुरानी यादें हैं वो धूमिल हो जाएंगे। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कल की टिप्पणी और आज के बाजार को देख करके? कल के मैच जी दोनों तीनों चीजों को एक ही साथ मिला देता हूँ। आप देखिए कि जब हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, सब जन निराश बैठे थे। यहाँ पे हम लोग भी क्रिकेट एक्सपर्ट बने बैठे थे कि वेस्ट इंडीज को इतने रन बनाना है, हमको इतने रन बनाना है, इतने ओवर में बनाना है, तो इतना रन रेट आएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो वही चीज मार्केट में होती है, 2-4 दिन की 5 दिन की गिरावट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये आइडियल टाइम होता है जहां आपको आपके मानसिक संतुलन को संभाल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और जिन भी सज्जन ने टिप्पणी की है, मैं ये बोलूंगा ट्रेडिंग व्यू फ्री है, आप उसको खोलिए और उसमें निफ्टी का मंथली चार्ट लगा लीजिए, बैंक निफ्टी का या CNXIT का या ऑटो का या रियलिटी का या जो भी इंडेक्स आपको पसंद हो। सबसे खराब FMCG होता है, उसी का लगा लीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहना कि 4-5 साल में 3-4 साल में एक गिरावट आती है और सब खत्म कर देती है, ऐसा कुछ भी मेरे पोर्टफोलियो में मुझे नहीं दिख रहा है। ना मेरे को मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दिख रहा है, ना मेरे को अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में दिख रहा है। मैं फ्राइडे भी बता के गया था कि मैंने रिलायंस में प्रॉफिट बुक की है, होली के दिन खरीदा था, फ्राइडे प्रॉफिट बुक की है। आज सुबह प्री मार्केट में 1371 रुपए 10 पैसे डाला था, प्री मार्केट में मिल गया, अभी 1420 रुपए और 1434 में बेचने लगा है। तो आप धोखा कब खाते हैं? जब आपके पास प्रिपरेशन नहीं होती और मार्केट आपको इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाता है। 1419 और 1433 पे बेचने लगा है, तो आप जब तैयार नहीं होते ना, मार्केट आपको इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है। हम बैठ के यहाँ नेट रन रेट और फलाना ठिकाना कैलकुलेट कर रहे थे, वहां लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि नेट रन रेट के लफड़े में नहीं जाना है, सीधे अपना मार पीट के बाहर करो सामने वाली टीम को और आगे बढ़ जाओ। तो वेस्ट इंडीज के साथ वही हुआ, जो हुआ बना था निकाल दिया। साउथ अफ्रीका या उसके साथ जो हुआ बना था एक ही बार में निकाल दिया। अभी यही पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को अच्छे रन बनाने के बाद भी एक तरफा धो दिया, हमने उनको एक तरफा धो दिया। तो आपकी प्रिपरेशन इन दी एंड ऑल मैटर्स इज आप कितने प्रिपेयर्ड हैं एडवर्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। 1 मिनट का और समय आपका लूंगा। मैं फिर वही चीज कहूंगा, बटन आपके हाथ में है। एनए के सामने खड़े होके सवाल पूछिए कि आपके बच्चों का पैसा जिस आदमी की उंगली पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उंगली जिसको दबानी है, मोबाइल में बटन जिसको दबानी है, उस आदमी की उंगली की तरफ देखिए, फिर उसकी तरफ देख के पहले उससे सवाल पूछिए, क्या ये आदमी इमोशनली क्वालिफाइड है कि मैं अपने बच्चों का पैसा इस आदमी को दूं, ये एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर जवाब हाँ है तो डायरेक्ट मार्केट में रहिए, अगर ना है
तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए। मेरे को पता है कि जब मैं एनए में देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, दो जवाब पूछता हूं, क्या मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इस आदमी के भरोसे छोड़ सकता हूं? जवाब मिलता पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। क्या मैं शॉर्ट टर्म का पैसा इस आदमी के भरोसे छोड़ सकता हूँ, ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा कमा के दे देगा? जवाब होता है हाँ। तो मैं उस आदमी को दे देता हूँ और उस आदमी ने सुबह रिलायंस में उंगली दबाई और अभी पैसा प्रॉफिट में खड़ा है। तो एनए के सामने खड़े होके अपने आप से सवाल, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप चार्ट देखना सीख लीजिए, ट्रेड निकालना सीख लीजिए, इतना क्वालिफाइड बन जाइए, नहीं बनिए। आप जहां काम धंधा कर रहे हैं, जहां से पैसा कमा रहे हैं, वहां पे और मेहनत करके और पैसा कमाइए, ताकि या तो ट्रेडिंग के लिए आप कैपिटल का जुगाड़ कर सकें या म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी बढ़ा सकें। बट ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि जो उंगली दबा रहा है, जो बटन दबा रहा है मोबाइल में बाई सेल की, इमोशनली क्वालिफाइड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए। ये बात आपने सही कही। अच्छा, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां ये भी आ रही हैं, हंसी एक्सप्रेस कॉमेडी के नाम से आईडी बनाइए, कह रहे हैं सर अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें या निकल जाए। सर देखिए, ये जो होता है ना बाजार के अंदर, जब भी प्रेशर बढ़ता है, ये जो अभी इमोशनली कितने आप मजबूत हैं, ये अभी अंशुल जी कह रहे थे ना, वो बात वही है कि अगर इस बाजार में अगर आप अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं तो कोई मतलब कुछ सोच के लगाए होंगे ना पैसे। एसआईपी शुरू होगी 5 साल 7 साल 10 साल, कुछ तो सोचा होगा। तो अगर गिरावट में आपने अगर एसआईपी बंद कर दी तो फिर तो आपकी सारी बुद्धिमत्ता जो है वो फिर सवाल के घेरे पे आ जाती है। इस पर टिप्पणी मैं चाहूँगा कि जरा प्रदीप जी करें, और कल के मैच और आज के बाजार को मिला करके आपका व्यू क्या है सर? क्या कुछ सीख सकते हैं भारतीय बाजार के रिटेल निवेशक कल के मैच से? सर मैं आप मैम नहीं सर, मैच खोए रहते हैं आजकल जी। जी नहीं बिल्कुल, कल तो मैंने मैच देखा विपुल जी, उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगा। धुरंधर की तरह हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने जिस तरीके से खेला है। ऑब्वियसली देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि अंशुल जी ने जैसे कि बोला कि पहले ऑलरेडी हमने देखा है ओवर द टाइम, जिस तरीके से जब भी कोई भी प्लेयर थोड़ा बहुत परफॉर्म नहीं करते तो उनको लेके जितने ट्रोलिंग्स वगैरह होता है, वही प्लेयर बाद में जब अच्छा प्लेयर खेलता है तो उनको लेके लोग बोलते हैं अरे यार इसने तो बहुत बढ़िया खेला है। तो ये हर एक प्लेयर का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है और मेहनत बहुत सारे लोगों ने किया है। और जिस तरीके से इंडिया कल खेला है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैं मार्केट के साथ अगर कनेक्ट करूंगा तो वही है कि मार्केट में भी हम बहुत टाइम अप डाउन्स देखते रहते हैं, जैसे कि आज भी हम डाउनफॉल देख रहे। हताश नहीं होना चाहिए, मार्केट है, समझना चाहिए, रिस्क को मैनेज करते रहना चाहिए। आपके पास कुछ आपके हाथ में डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेगा वो नहीं है, आपके हाथ में आपका पोर्टफोलियो है, उसमें अभी रेट दिखाई दे रहा है और रिस्क कितना आप लोगे, बस उतना डिसीजन आपको लेना है। उसके लिए यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ जुड़ जाइए जो सेबी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ जुड़िए मत और सीखते रहिए। और अगर मार्केट नीचे आया है और आपके पोर्टफोलियो रेड है, सबका है, सो ऑब्वियसली आपके लिए एक लर्निंग टाइम है। बहुत टाइम बाद मार्केट अभी इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में है। बस सीखते रहिए, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो रियल जैसे ही सिचुएशन होगा उस सिचुएशन में आप अच्छा खेल जाएंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कच्चे तेल को लेकर के, और आपको बता दें एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने, क्रूड ऑयल ने बनाया है नया हाई। स्क्रीन पर लेकर के आइए इस वक्त की बड़ी खबर। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं एमसीएक्स पे जो है 10,119 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर, माफ कीजिएगा, वो एमसीएक्स पर जो ट्रेड कर रहा है, कच्चे तेल में जो कीमतें हैं उसका असर अब देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पे भी तेजी जो है और नया हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है एमसीएक्स पर जो है क्रूड ऑयल में। इस बीच 10,119 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसके चलते हम देख रहे हैं जितने हमारे जो ओएमसीज हैं उनमें जो है बड़ी तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बड़ी जो है खबर है, आपको बता दें कि रुपया रिकॉर्ड लो पर है, 32 रुपये 34 पैसे का लो। कच्चा तेल जो है वो क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर 10,119 का लेवल। मैम, आप तो क्रूड वगैरह चेक करती हैं, बताइए जरा क्या लग रहा है अभी आपको? क्रूड कहाँ जाएगा? 150 लोग की बात करने लगे अब तो। मार्च खत्म होते होते 135 के आसपास लग रहा है और मैं क्रूड में लॉन्ग हूँ। और मुझे याद है अच्छे से कि जब बजट के मतलब 5,500 के पास में एयू के सभी मेंबर्स को क्रूड का फ्यूचर बाय कराया था अप्रैल मंथ का। सो दे मस्ट बीन वेरी गुड प्रॉफिट।
तो विद दैट ऑल, तो मार्च की जो प्रिडिक्शन लग रही है वो 1.35 के आसपास की लग रही है, और ये हो जाएगा क्योंकि कहीं से कोई रिलीफ वाली कंडीशन नहीं है। एंड हैविंग सेड दिस, जो आपका करेंसी है 92 के नीचे मार्च में नहीं आएगा। इससे आप ये अंदाजे पे लगा सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ेगा। तो चौतरफा जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी सी मार है, तो उसका एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे। एंड इन सब चीजों का इम्पैक्ट ये रहेगा विपुल जी, FIIs का आउटफ्लो विल कंटिन्यू। तो उससे आप वहां से कोई रिलीफ नहीं है। ऐसा मत समझिए कि मार्केट सस्ती हो गई है प्राइस वाइज, तो क्या इनका इनफ्लो बढ़ जाएगा, ये लोग वापस आ जाएंगे मार्केट में, ना, क्योंकि करेंसी डिक्लाइनिंग पर है और आपके जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट भी उसके मद्देनजर बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीजों का जो असर है, FIIs की जो पोजिशनिंग रहेगी हमारी मार्केट में नेट सेलर की ही रहने वाली है। दैट इज द व्यू। और आपने सबको मौका दिया है, मुझे भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल जी। थैंक यू। क्रिकेट के और आज की मार्केट को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कल पिच पर बल्लेबाजों ने खेला धैर्य से खेल, कल पिच पर बल्लेबाजों ने खेला धैर्य से खेल। आज मार्केट भी सिखा रही है जल्दबाजी का और इन्वेस्टर का नहीं है कोई मेल। जो खिलाड़ी टिके रहे वही मैच जीत जाते हैं, जो खिलाड़ी टिके रही वही मैच जीत जाते हैं, जो निवेशक टिके रहे मार्केट में वही पैसा कमाते हैं। सो समझिए कि आपको करना क्या है। आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर आपको वैल्यू पिकिंग पर ध्यान देना है। और जब आप वैल्यू पिक कर लेते हैं फिर आपको कुछ करना नहीं है, मार्केट ही ऊपर जाएगी और पैसा बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो टिकेंगे वही जीतेंगे मैच। और जैसा कि कल के मैच में हमने देखा, लोग अब तमाम बातें कर रहे थे अभिषेक शर्मा के बारे में, लेकिन आखिरी मैच में जिस तरीके से उन्होंने धैर्य दिखाते हुए, अपने पर फोकस करते हुए, अपने गेम पर फोकस करते हुए मैच जिताया, ऐसे ही आपको भी करना है कि ठीक है बाजार ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चलते रहते हैं। आपको टिके रहना है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलना है, किसी एक एक्सपर्ट को पकड़ना है, उनसे समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये 3 एक्सपर्ट के 3 व्यूज हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से 10 में से 6 बार 7 बार 8 बार सही बैठ रही है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, आधी चीजें अंशुल जी की, आधी प्रदीप जी की, आधी अंबाला जी की, तो हो सकता है कि उनके जो 2-2 निगेटिव रहे हैं वही सारे आपके हिस्से में आ जाए। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ एक एक व्यक्ति को पकड़िए, किसी एक व्यक्ति को पकड़िए जो भी आपको पसंद आ रहा हो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग कीजिए, तो फिर आपका जो ट्रेड है वो कम से कम इतनी बड़ी गिरावट में ऐसी खराब स्थिति में नहीं होगा। बाजार खराब है तो बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा अंशुल सर कुछ कह रहे हैं। जी जी सर, जितने लोग न्यूज सुन के घबरा रहे हैं, जो भी सज्जन पूछ रहे थे कि SIP बंद कर दूं, पैनिक और ये सारी चीजें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पूरा इंटरनेट खंगाल लीजिए, जितने भी न्यूज चैनल है सारी चीज खंगाल लीजिए कि पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रहा, गेहूं नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, कंगालिस्तान हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। मतलब जिस न्यूज चैनल को आप खोलो, जिस यूट्यूब चैनल पे खोलो, जो न्यूज कवर करता है, उसमें पाकिस्तान आपको बर्बाद मिलेगा। इस चीज से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, बात सही है जी। ठीक है, अब आप कराची स्टॉक एक्सचेंज का वीकली चार्ट खोल के, मंथली चार्ट खोल के देख लीजिए। 2023 से 135 हफ्ते में 300% चल चुका है। बात सही। तो या तो न्यूज देख के पैनिक में माल बेच लीजिए, या फिर चार्ट पे आके मूविंग एवरेज लगा के उसको फॉलो कर लीजिए। न्यूज देख रहे होते तो आज पाकिस्तान में आपने जीवन में पैसा नहीं लगाया होता। चार्ट देख रहे होते तो बेचने का 2023 के बाद से एक भी पहला बेचने का इंडिकेटर आपको फरवरी 2026 में जाके मिला था। या तो न्यूज देख के पैनिक कर लीजिए, रोज का अपना BP बढ़ा लीजिए। इससे अच्छा तो फिर 800 रुपए खर्च करके एक BP मशीन ले लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बहुत शानदार। चलिए आप शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट, और 3000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अब हमारा ये सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, तो जितने ज़्यादा हो सके आप लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, लिंक को फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सपर्ट्स की एडवाइस पहुँच सके। ऐसे लोगों की एडवाइस नहीं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, ना तो सेबी का रजिस्ट्रेशन है, ना उससे वैसी जानकारी है। आपका ही नुकसान होगा, आपके जानने वालों का नुकसान होगा।
तो जितना ज़्यादा हो सके हमारी ये हेल्प कीजिए कि और लोगों तक हम पहुंच सके और हमारा परिवार जो है बोनस परिवार और ज़्यादा विस्तृत हो सके। लेकिन इस बीच सबसे पहले बात हम कच्चे तेल की कर रहे थे। आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड में तो बस अभी जो है क्रूड चल रहा है। तो कच्चे तेल से शुरू करेंगे और ओएमसीज के साथ शुरू करना चाहेंगे। जिस तरीके से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही, बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा था, सर आईओसी अभी जस्ट चिल जी हैं, करें आईओसी बाय कर लें, एचपीसीएल बाय कर लें, बहुत सारी टिप्पणियां आई हुई हैं। पहले क्रूड को लेकर के अंबाला मैम जहां पर सीधा इम्पैक्ट करना पड़ रहा है, पहली कंपनी आपसे जानना चाहेंगे, आप एचपीसीएल से शुरू कीजिए, अंशुल सर आईओसी पे, और आप लोग जो भी व्यू देना चाहें अगर क्रूड को लेकर, लेकिन छोटी छोटी टिप्पणी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर्स जो है आज के हम कवर कर सके। बहुत लोगों के सवाल भी हैं और प्लस आज का माहौल ऐसा है कि हम जितने स्टॉक्स कवर कर सकें। अंबाला जी। तो क्रूड 135 के आसपास है मार्च में, और अभी बहुत जगह बची हुई है। हैविंग सेड दिस, आपके जितने भी, अगर आपको इन सभी जो डाउनस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम्स के जितने भी स्टॉक्स है या डाउनस्ट्रीम के जितने भी स्टॉक्स है, अगर आपको वो डिफरेंशिएशन के तौर पर बाय करना है तो जिस दिन आपका क्रूड 135 के आसपास दिख जाए स्पॉट चार्ट पर, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज द टाइम, थोड़ा सा रुक जाओ और अच्छे भाव मिलेंगे और फिर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग। हिंदुस्तान पेट्रो अभी 384 के आसपास अभी आ गया है। डरिए मत, बट बी प्रिपेयर कि 360 और 55 आना है इसको। तो अभी जिनके पास है वो क्या करें, बेच करके कैश पे आ जाएं या अभी बने रहें, वेट करें नीचे आने का? और अभी व्यू क्या है आपका? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए तो आपने बता दिया कि नीचे आएगा वहां लेना, लेकिन जो लोगों के पास अभी है पहले से, उनके लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए जी। अगर आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज करें कि फिलहाल बेच दीजिए और पेशेंस रखना कि ये 360-50 आ जाएगा, वहां पे दोबारा आप बाय कर लीजिए। बट अगर आप पोजिशन है विद द व्यू कि आपको 6 महीने 9 महीने कम से कम होल्ड करना है और आपका ऑप्शन क्या चिड़िया है वो समझ में आती है, तो आप पोजिशन को हेज कर लो। ठीक। अंशुल सर, आईओसी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आज हैं हमारे पास, और आपका ये अभी जो क्रूड के अंदर तेजी है जिसको लेके अभी भी अनिश्चितता है, क्योंकि कल ट्रम्प साहब का जो बयान था बड़ा मतलब कह रहे ठीक है, मतलब ईरान को जो मतलब हराने के लिए या जो उनको डोमिनेट करने के लिए जो क्रूड की प्राइसेस है वो ठीक है, बहुत छोटी कीमत है। तो वो जो छोटी कीमत का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अब बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे बैठ जाएगी या बहुत बुरा असर होगा। और उनका ये स्टेटमेंट, आपका व्यू मैं चाहूँगा कि आईओसी पे और साथ में कच्चे तेल की कीमतों को लेके। तो देखिए, आप फूफा जी के लिए पहले आईओसी कवर कर देता हूँ। आईओसी का आपका बाइंग रेंज 50 वीक मूविंग एवरेज पे आएगा, जो कि 152 रुपए पे है। और अगर 152 पे बुलिश एविडेंस नहीं मिला तो फिर 147 पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था जिसका टारगेट अचीव हुआ था 181 पे, उसी को रिटेस्ट करने आएगा। तो कहीं भी 152 रुपए से 147 रुपए के बीच में माल बनना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी डाउनफॉल के लिए मैं आपको रोक रहा था, आना स्टार्ट हो गई है। 152 147 इस जोन में आईओसी भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, जहां तक फूफा जी ने ये कहा कि बहुत छोटी कीमत है, तो देखिए परेशान हर कोई होता है। किसी की परेशानी ये होती है कि घर में साइकिल नहीं है, मीलों पैदल चलना पड़ता है, 50 पैसे नहीं है, शास्त्री जी के पास 5-10 पैसे या 50 पैसे जो भी उस समय कीमत थी वो नहीं होती थी, तो उनको गंगा जी पार करके तैर के पार करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। फिर फूफा जी जैसे लोगों की परेशानी होती है कि 30-40 रोल्स रॉयस हो गई है, 41वीं खरीदने के लिए पार्किंग की जगह कम है। तो सबकी अपने परेशानियां हैं। अब उनके लिए $120 स्मॉल प्राइस टू पे है। कई देशों के लिए उनका 5-7 साल की ग्रोथ बर्बाद हो जाती है इसमें। तो हर आदमी की अपनी परेशानियां हैं। उनको अपनी जेब से तो चवन्नी नहीं खर्च करनी है, सब व्हाइट हाउस के बिल में जुड़ जाता है। तो उनके लिए स्मॉल प्राइस तो हर चीज ही स्मॉल प्राइस है। एक बटन दबाना है, बम फोड़ देना है। वो बम भी तो टैक्स पेयर के पैसे से बना है, कौन से उनके पैसे से बना है। तो ठीक। अच्छा सर, जिनके पास ये है पड़ा हुआ आईओसी, वो क्या करें? जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है सर। नीचे में अगर आपके पास और पैसा है और आपको इसको रखना है तो ऐड करना है। आपको एफडी बराबर पैसा वो डिविडेंड में दे ही जाता है, तो आपका ब्याज का कोई नुकसान कभी होता ही नहीं है। 128 से लेके बैठे हैं 180 तक अगर लेके बैठे हैं, टिप पे ऐड कर रहे हैं तो फिर 224-240 रुपए भी मिल जाएगा। तो ये इन्वेस्टर वाला स्टॉक है। ट्रेडर पहले भी मना किया था, अभी भी मना कर रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर से दूर रहिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। चलिए, इस बीच एक और अपडेट आई है, जरा प्रदीप जी के पास जाएं। उससे पहले आपको बता दें यूबीएस
ने डाउनग्रेड किया है HPCL, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स को, तो फिर यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है। यहाँ पर UBS की तरफ से डाउनग्रेड करने की खबर आ रही है, इस पर और डिटेल में हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्रूड की कीमत अब $100 के पार हुई है, तो UBS की तरफ से HPCL, BPCL, IOC को डाउनग्रेड किया गया है। सर, आपका व्यू क्या होगा सर BPCL पे, OMCs पे, और जो अभी रिपोर्ट आई है उस पर भी आपका व्यू? जी जी, देखिए, रिपोर्ट इसलिए आ रहा है विपुल जी कि बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है क्रूड का प्राइस ऊपर आया है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक्स एकदम चीज एज ए इन्वेस्टर्स आपको समझना चाहिए। जो ONGC होता है, जो ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स होता है, अपस्ट्रीम वाले स्टॉक है, वो एकदम ग्राउंड में जाते ऑयल प्रोड्यूसर। अब जो BPCL हो गया, जो IOC हो गया, जो अपना मान लीजिए जो HPCL हो गया, वो पेट्रोल पंप पे सेल कर रहा है बेसिकली। तो BPCL, IOC एंड जो इंडियन जो BPCL, IOC एंड हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक्स है ना, इनके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आने वाला 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर आपको दिखेंगे थोड़ा बहुत ये और भी ज्यादा नीचे आते हुए। और जितने भी ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स अपस्ट्रीम होते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है एंड ब्रेंट ऑयल का जो प्राइस है, ये ऊपर आने के कारण इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए आपको ONGC एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स नेक्स्ट आपको 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर पे और भी यहां से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और इसी सेम रीजन से आपको BPCL, IOC एंड HPCL जैसे स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। अब इसका इफेक्ट ना एविएशन सेक्टर में भी आता है, क्योंकि एविएशन जो फ्यूल होता है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे स्पाइसजेट एंड जो इंडिगो जैसे स्टॉक्स है वो नीचे आ जाता है। इसीलिए पेंट वाले जितने भी सेक्टर्स में से जितने भी स्टॉक्स है, बार्जार पेंट, कांजाई नेरोलैक, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स, उनका भी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 25 से 30% इंक्रीज होने के कारण वो भी नीचे आ जाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट की पेंट नीचे मिलेंगे आपको, एविएशन नीचे होगा, जो OMCs है इसमें भी आपको BPCL नीचे मिले, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स आपको नीचे मिलेंगे, लेकिन ONGC एंड इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स आपको ऊपर मिलेंगे। अब करना क्या है? करना विपुल जी, मैं समझता हूं कि आपको ONGC और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो कि ऑयल प्रोड्यूसर है, ऐसे कंपनीज को आपको साथ में लेके चलना है, आपका पोर्टफोलियो में मेंटेन करना है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिसेंटली हमने बाई कॉल भी दिया है मल्टीपल टाइम्स, कुछ टारगेट आया है और मेरा अभी यहाँ से भी करंट जोन से मुझे लगता है कि 20% ऊपर आपको ONGC एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स आते हुए दिखाई देंगे। और BPCL, IOC एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स, यहाँ से भी मैं 8 to 10%, 15% करेक्शन देख रहा हूँ। आपको एक बार अवॉइड करके जाना है, अवॉइड करके जाना है। अभी जो लोग पूछ रहे हैं नई एंट्री के लिए, अभी ना करें, कोई बात नहीं। अगर कल कोई कैसी खबर आ गई, रिकवरी आ भी गई, तो भी आपको परेशान मत हो कि नहीं मैंने तो कहा था। और अगर आपको लगता है कि आप इतने समझदार हो, कि बाद में बहुत लोग कहते हैं मैंने तो कहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो अगर आप इतने सक्षम हैं तो फिर अपने रिस्क पर काम कीजिए। सर, कोई एक्सपर्ट कह रहा है 2-4-10 रुपए के लिए, उनकी बात को मतलब इग्नोर कर, या तो आप पूरी तरह इग्नोर करें, और या फिर मतलब अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, या फिर ठीक है 2-4-10 रुपए इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैम, अभी एक तो ये बात हो गई कि अब कच्चे तेल में अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो IOC, BPCL, HPCL से दूर रहना है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि जैसा अभी प्रदीप जी कह रहे थे, ONGC पर व्यू क्या है आपका? ONGC क्या बाय कर सकते हैं? अभी एक दर्शक का फोन आया कि कच्चा तेल इतना भाग रहा है, ONGC क्यों नहीं भाग रहा? तो बाजार में मतलब जो है इतनी बड़ी गिरावट है, उनको दर्द इस बात का है कि ONGC क्यों नहीं चल रहा। अभी 274 के आसपास आज की 2% की गिरावट पे क्या ONGC प्लस किया जा सकता है अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी लेवल के आसपास या इससे ऊपर सस्टेन करती हैं? तो ONGC पे क्या व्यू आपका? ONGC 260, 265 के पास में बाय कर सकते हैं, 273 पर अवॉइड करिए। आज या 2 दिन के अंदर में आपको 260-65 ये दिख जाएगा। सो वेट फॉर द वैल्यू बाइंग, वहां पर एक बार आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तैयारी कुछ इस तरह से रखिए, अभी आपको बता रही हूँ, तैयारी कुछ इस तरह से रखिए कि अगर 240 आए तो आप डरेंगे नहीं, वहां पर हो सके तो 10 से 15% के बीच में एडिशन कर पाए। सो 260-65 की रेंज में आपको अप टू 70% इस स्टॉक के लिए जो आप डिसाइड कर रहे हो वो बाय करना चाहिए। एवरेज करने का आपका मन है तो वो भाव ठीक है। नजरिया रख लीजिए वापस से क्लियर कि ये ट्रेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है। अगर आपकी बाइंग एनीवेज 270 के ऊपर की है, दिस इज द टाइम टू एग्जिट। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और अंबाला जी वो कहना ये चाह रहे हैं कि विपुल जी आपके शो का मैं फ़ैन हूँ और अंबाला मैम का भी फ़ैन हूँ। अंबाला मैम का जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आता है
वो लगातार स्विच ऑफ ही रहता है, उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? तो मैम नंबर तो उन्होंने इतना बड़ा इसीलिए लिखा है कि आप लोग संपर्क करें, तो वो हम सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे सिर्फ आप व्हाट्सएप पर ही अच्छा आप कॉल चैट मत कर कीजिए, सकते आप अपनी हैं। जो भी क्वेरी है वो या फिर जो भी आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उनकी टीम उनसे संपर्क कर लेगी आपसे, जो भी उनकी टीम होगी तो वो अपने हिसाब से आपसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है अंशुल सर के लिए, ये भी धनराशि वाला सवाल है और इस पर भेजा गया है अंशुल सर के लिए आर काबिल, और वो जानना चाह रहे हैं, ये हैं उत्पल जी हैं, उत्पल पेगू जी के नाम से आईडी बनाई हुई है। सर जरा आर काबिल को लेकर के आपकी कॉल था, अभी क्या करें? ये इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब खरीदा है, खरीदना चाह रहे हैं, मतलब चाहते क्या है ये नहीं बताया, तो अभी क्या करना चाहिए आज की इस गिरावट में? कुछ नहीं करना है सर, आरआर केबल में कुछ भी नहीं करना है। 10 डे मूविंग एवरेज पे फ्राइडे था, आज 20 डे मूविंग एवरेज 1479 टेस्ट हुआ है। नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, खरीदे हुए हैं तो शांति से बैठ जाइए। दोनों केस में कुछ नहीं किए हैं तो आप कुछ कीजिए जो है बाइंग, और कुछ किए हैं तो फिर शांति से बैठे रहिए। दूसरा फिन केबल भी चलना स्टार्ट हो गया है, डे हाई पे आ गया है, कल का हाई क्रॉस होने में 1 रुपए रह गया है, तो फिन केबल भी बाइंग लिस्ट में बना के रखिए। दोनों स्टॉक बाजार जैसी थोड़ा सा भी रिकवर होगा आपको अच्छी खासी तेजी दे देंगे। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और सर ऑयल इंडिया भी देख लीजिएगा आप जरा, क्योंकि बात हम कच्चे तेल की कर रहे हैं, तो जरा अगर कच्चे तेल में तेजी रहेगी तो क्या ऑयल इंडिया खरीद सकते हैं अभी? सर ऑयल इंडिया ब्रेकआउट दिया है और ओपन हाई के साथ खुला है, तो जब तक ओपन हाई नहीं नेगेट होता है तब तक तो बाइंग का कोई सौदा नहीं बनता है, क्योंकि ये 3 बार पिछले 5 दिन में 3 बार ये अटेम्प्ट हो चुका है 505 के ऊपर ओपन हाई खोलता है और नीचे आ जाता है। तो अगर 1-2 दिन में 505 नहीं निकला तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, और लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 445 रुपए रहेगा और दूसरा टारगेट करीब करीब 445 रुपए के नीचे बनेगा 419 रुपए का। तो 445 419 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ओपन हाई के साथ खुला है, डे लो पे चल रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा आज एक, चलिए ये तो बात हो गई एमसीज को लेकर के, लेकिन एक सेक्टर और बुरी तरह पिटा हुआ है, वो है पीएसयू बैंक का, उस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल था जो कि मैं आगे चल के पूछूंगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आखिरी के जब 2-4 मिनट बचे होंगे ना 11 बजने के आसपास, आप लोग देखिए 2-2 स्टॉक ऐसे जो जहाँ पे हम पूरी तरीके से आपको लगता है सर या मैम एग्जिट कर देना चाहिए, जो 1 या 2 स्टॉक ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये सही समय है एवरेजिंग के लिए, कि जहाँ पे एवरेज कर सकते हैं अभी, और अगर कुछ समझ में आता है कि नई बाइंग के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो थम भी हम इसी के आसपास रखेंगे कि इस गिरावट में एवरेज करें या एग्जिट करें अभी करंट लेवल। बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, अभी एक दर्शक कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए 5-7 स्टॉक्स बता दीजिए सबसे जो है, तो वो उस पर भी आप लोगों का व्यू जानेंगे। तो अब जो 10-12 मिनट हैं कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा अगला सेक्टर लेके आते हैं पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स पे अभी एक दर्शक ने धनराशि भी भेजी है। प्रदीप सर, कैनरा बैंक को लेकर के इनका सवाल है, इनके पास 35,000 शेयर ले रखे हैं सर आपने कैनरा बैंक के, मतलब 1 जीरो बढ़ा तो नहीं दिया एक्स्ट्रा? मतलब करेंगे क्या? मतलब बैंक खरीदना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लूटना चाह रहे हैं? 145 पे लिया हुआ है, 145 रुपये 70 पैसे पे। टॉप 10 प्राइम टीवी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और 35,000 कैनरा बैंक के शेयर 145 रुपये 70 पैसे पे लिया है। इनको क्या करना चाहिए? और पीएसयू बैंकों में जो गिरावट देखने को मिल रही है उस पर आपका व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा प्रदीप सर। जी विपुल जी, देखिए अभी भी मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे करेक्शंस बाकी है। अब कैनरा बैंक को लेके आपने स्पेशली बताया, तो अभी 136.50 के आसपास का प्राइस चल रहा है। कैनरा बैंक पे हमारा पॉजिटिव व्यू था 125 से, और स्टॉक ओवरऑल लास्ट 4-5 महीने से अच्छा बढ़िया चला, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा था, ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट भी खराब है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आपका बाइंग 135-6 के आसपास ही है, आई थिंक विपुल जी आपने 135 बाइंग बताया, 145-145-70 मुझे लगता है कि 130 के नीचे तो आपको रहना नहीं चाहिए। एक बार तो मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। ज्यादा रिस्क, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म के व्यू से लिए हो तो फिर डेफिनेटली यू शुड वेट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है, 2-1 हफ्ते 3 हफ्ते का व्यू है, 1-1.5 महीने का व्यू है, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें डाउन साइड पॉसिबल है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और उनको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाय अभी तो फिलहाल नहीं करने का सलाह दूंगा, और जिनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का है, उनके लिए कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। अंबाला मैम, एक शेयर जिस पर
काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की है, और वो है सुजलॉन 38 आ गया। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं क्या वाकई में 33 आएगा? क्या करें अब? जो लोग 150 माफ़ कीजिएगा 60 70 80 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अब तो मतलब क्या ही कहा जाए, अब कुछ कहने लायक मेरे लिए तो है नहीं, आप ही कहिए मैम। सुजलॉन 37 का एसएल मेंटेन करो, ट्रिगर्ड हो जाए तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, दोबारा कब एंट्री करनी है उस समय बता दिया जाएगा। सो दिस इज द लास्ट लेवल दैट यू कुड सी टू होल्ड योर पोजीशन। अगर 37 के नीचे जा रहा है तो ये आपका फिलहाल नहीं है, बाद में जब होगा तब देखेंगे। एंड आपको थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही मतलब पोजीशन होल्ड करके रखे रहेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैंने थोड़ा सॉफ्ट में भी बता दिया, थोड़ा डांट के भी बता दिया है। 37 इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड, लेकिन अगर 37 के नीचे जिस दिन चला जाए क्लोजिंग बेस पर उस दिन छोड़ दीजिएगा। दोबारा कब खरीदना है तब एक बार डिस्कस करेंगे। स्टॉक ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट चल नहीं रहा है तो उसके कुछ रीजंस, अडानी का वो ब्लेड्स बनाने वाला, बड़े फिन्स बनाने वाला कुछ न्यूज हो सकता है, बाद में देखेंगे। बट फिलहाल those who are invested in Suzlon, you can maintain a stop loss at 37 and that is the last level that you can look for, because अगर 37 के नीचे जा रहा है तो आपको नहीं पता कि ये 25 पे रुकेगा या 30 पर या फिर पहले 52 जाएगा। So there is something, कहीं पर तो स्टॉप होना चाहिए। स्पीड से गाड़ी चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ पर है। ठीक है मैम। और ये नया अभी तो नहीं खरीदना ना, मतलब 38 के आसपास? नहीं। हाँ नहीं, एवरेज का पुराने लेवल 42 ही था बस, उसके नीचे नहीं, उसके बाद तो सिर्फ स्टॉप लॉस लेवल है। अब स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठे रहिए, वो चला जाए हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा जब भविष्य में कुछ होगा तो। आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक जिसने की काफ़ी धुआंधार मतलब चला अच्छा और फिर पिट गया है, तेजस नेटवर्क। इस पर भी काफ़ी क्वेरीज भी हैं और 8 साढ़े 8% नीचे भी है। सर क्या टिप्पणी रहेगी तेजस को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए जिनके पास पड़ा हुआ है? और इस गिरावट में जब वो चल रहा था तो लोगों को बड़ा उत्साह था, अभी क्या करें? सर तेजस नेटवर्क देखिए 516 रुपए हमने डिस्कस किया था कि पूरी 40 हफ्ते में जो 67% की फॉल आई है उसका 50% रिट्रेसमेंट 516 है। यहाँ पे निकल जाइए। पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज 395 390 की जोन तक आएगी, वहां पे अगर एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। तो 516 से हम छोड़े हुए हैं। 390 के अराउंड अगर कहीं भी 50 डे मूविंग बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं भी बुलिश एविडेंस दिखेगा तो बाई करेंगे, अगर नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं दिखा तो फिर ये स्लाइस थ्रू करते हुए वापस स्विंग लो 315 तक भी आ सकता है। तो एक पिलर 2 पोस्ट ट्रेड था, खत्म हो चुका है। अब नया ट्रेड जब बनेगा तब देखेंगे। लाइन ऑफ फायर में हमेशा खड़े रहेंगे तो कभी ना कभी तो गोली लग ही जाएगी, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। तो अगर कहीं ट्रेड लिए हैं तो लाइन ऑफ फायर से हटना सीखिए, प्रॉफिट बुक करके निकलना सीखिए। दूसरा सुजलॉन पे सर 3790 का अपना टारगेट था, आज 3820 का लो बना है, यहाँ से अपना ट्रेड खत्म है। अब नया जब कुछ बनेगा तब देंगे, फिलहाल सुजलॉन अपने लिए खत्म हो गया है। सुजलॉन खत्म हो गया मतलब जिनके पास है वो फिर निकल जाए क्या? आपका भी मतलब जो आपके फॉलोअर है? नहीं सर, मेरा व्यू ये था 56 रुपए पे कि 56 रुपए के नीचे 3790 आ रहा है, वो आ चुका। अब इसके बाद जब कुछ नया सेटअप बनेगा तब नया व्यू लूंगा। तब तक के लिए सुजलॉन की कहानी मेरे लिए खत्म है, जब कुछ नया बनेगा तभी कुछ नया देखा जाएगा। अच्छा ऐसे आ रहे हैं आप, अब मैं समझ गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और तेजस नेटवर्क के बाद 2 स्टॉक्स जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहे, काफ़ी ट्रेड भी हुआ और अब पिटाई हो रही है अच्छी खासी, एक है एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो। दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। पहले एमआरपीएल पे बात कर लेते हैं प्रदीप सर से। चेन्नई पेट्रो में आप रेडी रखिए, खाली लेवल्स पे डिस्कस करेंगे। प्रदीप सर एमआरपीएल। देखिए अभी भी जिनके पास पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 170 इसके नीचे जाता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन 170 के ऊपर जब तक है आप बिल्कुल बने रह सकते। अगर किसी का व्यू थोड़ा बहुत 8 to 12 15 मंथ्स लाइक ऐसा है, तो अगर 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो तो अभी इस मार्केट पे ट्रेड नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे 170 के नीचे खराब हो जाएगा, उससे पहले आपको बने रहना है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच माला मैम, एक तो चेन्नई पेट्रो आप देखिए
और आपके लिए जो मेरा सवाल, या फिर आप चेन्नई पेट्रो ट्रांसफर भी कर सकती हैं सर को, ग्रो पे बताइए आप, क्योंकि ग्रो पे जो है एक आपका स्टॉप लॉस जो आपने बोला था लगाने के लिए लोगों को, आज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या खरीद सकते हैं, 150 के नीचे फिसल गया है। तो अब अगर जिनके पास है ऊपर के भाव पे 160, 165, 170, 180, उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी इस खरीद से नीचे लेकर के बैठे हुए हैं उनके क्या करना चाहिए, निकल जाएं, क्या करें अभी, क्योंकि ग्रो भी बहुत लोगों के पास है। निकल जाइए, मैंने 160 पे लेवल दिया था, 175 पे बाय करा के निकल जाइए, ये भाव है। 130 पर भी आएगा, और उस समय मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाय करना है। आई रिव्यू इट विद द डेटा कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, एसटीटी वगैरह बढ़ने के बाद थोड़ा सा क्या असर आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव तो होगा लेकिन कितना आ रहा है मुझे वो स्टडी करना है। तो फिलहाल इट्स नॉट अ बाय फ्रॉम माई साइड। होल्ड भी कर रहे हो तो मतलब आपकी मर्जी है, मैं तो इसको 130 आते हुए देख रही हूँ, और अभी 147 है, 160 पर एग्जिट हो भी गया था, आप क्यों होल्ड करें, आई डोंट नो। सो अगर आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, एक सिंसियर सलाह यही है, टेक एन एग्जिट, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यकीन तो करो इस बात पर। अगर आपको चीज अच्छी है ना, उस अच्छी चीज का भी अच्छा दाम मिलता है, सही वैल्यू मिलती है, दैट इज द मार्केट। तो आप अभी निकलने का में कोई बुराई नहीं है, मुझे तो कोई बुराई नहीं लग रही है, वही मेरी सलाह है, तो आप निकल सकते हैं। चलिए ठीक है सर, जरा आप चेन्नई पेट्रो देख लीजिए सर, और चेन्नई पेट्रो में अभी क्या करना चाहिए, अभी आपका व्यू क्या है? तो मेरे लिए, हाँ सर, आपके लिए सर चेन्नई पेट्रो। देखिए चेन्नई पेट्रो 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर आया है और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करके चलिए। अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, अभी बैंक निफ्टी में बुलिश एविडेंस मिला है तो बैंक निफ्टी हमने बाई रिकमेंड किया है क्लाइंट्स को, बट इसमें अभी नहीं मिल रहा है तो मैं वेट करूंगा। हालांकि बाइंग जोन में है, बट एविडेंस का वेट कीजिए तब लीजिएगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा सेक्टर चेंज करते हैं, दो सेक्टर, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो पहले ऑटो पे बात कर लेते हैं। ऑटो पे सर क्या व्यू है, खासतौर से टाटा पे? आप जरा टाटा के पैसेंजर व्हीकल पे देखिए प्रदीप सर, और ओवरऑल ऑटो के लिए भी कहानी अभी थोड़ी सी अब खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर के अंदर? आपका व्यू ऑटो सेक्टर और टाटा मोटर पैसेंजर पे? देखिए ओवरऑल ऑटो में विपुल जी अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिव व्यू ही मेरा है, अभी तो इमीडिएट लेवल पे चलेगा नहीं, सो थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी। तो शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जिनका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके चलना है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी ऑलमोस्ट 333 के रेंज पे चल रहा है, 325 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिनका भी यहाँ पे लॉन्ग है, जिनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के हिसाब से भी जिन्होंने खरीदा था, 325 इसके नीचे नहीं वेट करना है। 325 ट्रिगर होना मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओवर द टाइम हमने देखा है स्टॉक 365 370 तक भी आया था, 335 340 से बार बार एक बार जो है कंसोलिडेशन करके एक फिर से मोमेंटम यहाँ से दिखा रहा था, तो अभी वो मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। 325 क्लोजिंग लेवल पे फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे आने पे आपको नहीं रहना है। ठीक, अमाला मैम आपका व्यू, अशोक लेलैंड क्या रहेगा, और ओवरऑल ऑटो पे आपका व्यू? मैंने दो ही सेक्टर बेचने बोले थे कि अगर इसमें ओवरवेट हो तो निकल जाओ, दैट वाज बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल्स, मतलब बैंकिंग, और दूसरा ऑटो, एंड इट्स हैपनिंग। तो जो लोग सुनते हैं समझते हैं प्लीज फॉलो कर, मतलब मत फॉलो करो लेकिन एनालाइज तो करो। बट फिलहाल के लिए अशोक ले अभी भी वीक है, खरीदना नहीं है। 185 पर है, 165 और 60 तो आना है। अब उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन प्लान करिए, स्विंग ट्रेड में हो तो निकलना ही बेहतर है, इन्वेस्टर हो तो 160 के आसपास एवरेजिंग का वेट करिए। अभी 185 पर 160 आना है तो बहुत अच्छी रेंज है, अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड करते हो तो वहां पर आप हेज करके कोई ट्रेड प्लान कर भी सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात अशोक लेलैंड को लेकर के। पावर में अदानी पावर एक देख लीजिए सर आप अंशुल सर, और ये बताइए कि अभी आपका कहाँ पर कंप्लीट एग्जिट की आपने कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? एक दो शेयर कोई जहाँ पे कंप्लीट एग्जिट आपको लग रहा है कि होना चाहिए, और बहुत क्वेरीज आ रही हो, और कहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी एवरेजिंग की जा सकती है? इस बीच अपने दर्शकों को बता दें 150 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से बाजार निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, शानदार रिकवरी कह सकते हैं। इस बीच जो है हाँ शानदार रिकवरी, अब 23,891 का लेवल देखा, 894, मतलब 23,697 23,700 से अगर हम देखें तो अब हम 23,900 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी करीब 200 अंकों के आसपास, अपॉन 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी है। अंशुल सर जी, 23,984 में प्रॉफिट बुक डालो निफ्टी का। आवाज़ आ रही है अंशुल जी?
हाँ सर, जी आवाज आ सर। रही है। अरे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी बाय दिया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग डलवा रहा था। आपका ये सवाल मतलब अदानी यहाँ क्यों पावर नहीं पे दिया था सर। आपने? बोला तो सर, आप जब चेन्नई पेट्रो पूछ रहे थे अच्छा तभी अच्छा, बोला था ओके, कि सॉरी बैंक सॉरी, निफ्टी जी जी बाय जी दिया है। जी सर, जी सर। अदानी पावर सर, मैं पहले दिन से मेंटेन करते आ रहा हूँ। जब 5 दिन में 50% चल के 22 सितंबर 23 सितंबर इसने हाई बनाया था 182 का, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्लाइमेटिक मूव है, इसको 1.5 साल का समय चाहिए। जियो फाइनेंस में वही हुआ, इसमें वही हुआ, अभी साल 1.5 साल का समय चाहिए। अभी तो 1 साल भी नहीं निकला है, मार्च ही आया है, सितंबर में जाके 1 साल कंप्लीट होगा। कम से कम 1.5 साल का एब्जॉर्प्शन चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का 50% का मूव 5 दिन में कंप्लीट किया, तो टाइम वाइज करेक्शन अभी बहुत बाकी है इसमें। लोअर लेवल पे इसका बॉटम फिशिंग की भी कोई सलाह नहीं होगी। हालांकि 50 वीक मूविंग एवरेज पिछली बार भी ये 19 जनवरी के आसपास टेस्ट किया था, लास्ट वीक भी टेस्ट किया था, 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो 5वीं बार प्रोबेबली फेल होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नीचे में 124 रुपए तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो अदानी पावर पे मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। इन अदानी ग्रुप में आपको लेना है एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट ले लीजिए। उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, डिप्स पे बाई कर लीजिए, रैलीज पे सेल कर लीजिए। बट अदानी पावर मेरे लिए नहीं है अभी, और कम से कम यहाँ से 1 सवा साल तो और अदानी पावर में कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है। 1 सवा साल तक? सर ठीक। अच्छा। सितंबर में 1.5 साल का काम 5 दिन में हुआ था, तो 1.5 साल अगर आप पकड़ रहे हैं, 5 दिन का काम हुआ है 1.5 साल का, तो 1.5 साल इंतजार कीजिए। जियो फाइनेंस एक एग्जांपल है, जहां पे लास्ट ईयर हमने जून जुलाई से बात की थी कि 1 साल कुछ नहीं होगा। आज देखिए 9 महीना निकल चुका है, स्टॉक 320 रुपए से 240 रुपए आ गया है। तो टाइम वाइज करेक्शन भी एक चीज होती है। अगर मार्केट में है तो फिर ये सब चीजें सीख लीजिए कि ठीक। टाइम वाइज करेक्शन होता है, प्राइस वाइज करेक्शन, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस वाइज करेक्शन होता है, स्टेज 1 में टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि अदानी पावर में कोई दिक्कत है, बट टाइम वाइज करेक्शन है, उसको पूरा तो करने दीजिए, बेस बनने दीजिए, ब्रेकआउट तो आने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। अच्छा, वो बताया नहीं आपने सर, वो अभी एग्जिट कहाँ करना है? सर एग्जिट तो देखिए, अब 700-800 पॉइंट नीचे हैं हम, और बैंक निफ्टी पे गैप फिल किया है 55,700 के आसपास। बाउंस बैक बन सकता है, तो इमीडिएट एग्जिट की सलाह तो नहीं है, नहीं। लेकिन बाउंस बैक में बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक, रेलवे, डिफेंस, इन सब से जितनी जल्दी निकल जाए, उसमें सुजलॉन भी ऐड हो जाता है, तो जितनी जल्दी इन बाइंग क्लाइमेक्स और ओवरहेड सप्लाई वाले काउंटर से निकल जाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जिन जिन में मैंने बाइंग क्लाइमेक्स डिस्कस किया है, बाउंस बैक में जहां भी आपको मौका मिलता है उन सब में निकल जाइए। अब तक तो नाम आप लोगों को भी याद हो गए होंगे जी। कि बाइंग क्लाइमेक्स किस किस में हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। एवरेजिंग की कई सलाह तो नहीं है ना अभी? नहीं, एवरेज की सलाह तो मैं कभी किसी में नहीं देता हूँ, सिवाय लार्ज कैप छोड़ के। तो अगर आपको लार्ज कैप में कहीं एवरेज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लार्ज कैप में कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई एवरेजिंग नहीं करनी है, ना कभी की जाती है, और माइक्रो कैप से तो इस समय बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, तो इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डिस्क्लोजर आपका भी और प्रदीप सर का भी। प्रदीप सर, आप भी जाते जाते कुछ अगर ऐड करना चाहें, मतलब कि कोई एवरेज करने के लिए या कहीं पर बेचने के लिए, तो आप, मैं चाहूंगा कि इसको बोलते हुए, बाकी धन्यवाद आपका भी जी। मुझे देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक मैं नहीं बोलूंगा जी इसको बेच के चलना है। ओवरऑल जहां पे भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मैं समझ पाता हूं कि आपको बेच देना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी कर गया होगा। अब यहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कुछ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक ही होना चाहिए। अननेसेसरी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप में तो अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स है, यहाँ पे आपका जो है एवरेजिंग आप करके जाइए, और एसआईपी जैसे कि मैंने बोला कि वो रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू कीजिए। और डिस्क्लेमर विपुल जी हो गया है, थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, वो बता दें आपको, और ये आ रही है कि इमरजेंसी ऑयल रिजर्व खोलने पर विचार करेगा G7। IEA और G7 के बीच बातचीत होगी और इमरजेंसी ऑयल रिजर्व खोलने पर विचार किया जाएगा। ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस खबर के बाद। हालांकि अभी भी 112-113 पर ट्रेड करता हुआ ब्रेंट क्रूड इस समय। तो ये अभी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है कि इमरजेंसी क्रूड को खोलने की बातचीत चल रही है। तो देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह का चीज़ें बदलती हैं। इस बीच हम कोशिश करेंगे तुरंत जो है रचित जी को भी जोड़ लीजिए। तब तक अम्बाला मैम से भी, मैम आप बताइए कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ एवरेजिंग। और अदानी पे मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पावर पे हम आगे बातचीत करेंगे। क्या आप भी सहमत हैं अंशुल जी के विचार से, या आपका व्यू अलग है? मैम बोल तो बहुत अच्छा रही है जी, आ गई आवाज़, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बीच में म्यूट हो गई थी आप। जी मैम।
ठीक है। तो अडानी पावर की पहले मेरे लिए ये एडिशन है विपुल जी, और मैं 125 के भाव तक भी इसमें ऐड करने अम्बाला की मैम ही एक व्यू सेकंड लेकर के एक चलती सेकंड हूँ। रुकना चाहेंगे, वो शायद अंशु सर से डिस्क्लोजर रह गया। अंशु सर माफी चाहेंगे सर। जी सर। जी सर, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस मैंने बाय किया है, इसलिए उस पर कोई भी सलाह ना दी है ना कभी दूंगा। तो रिलायंस छोड़ के बाकी जितने भी स्टॉक है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है। दूसरा, अभी शो के स्टार्टिंग में सर हमने डिस्कस किया था क्रूड ऑयल 115 के पास की टॉप आउट हो रहा है शॉर्ट टर्म में, $160 आ गया है। जो WTI क्रूड जो नाइमेक्स पे ट्रेड होता है मैं उसको ट्रैक करता हूँ, 115 से 107 आ गया है। प्रोबेबली जो गैप है $97-98 का में भी शाम तक या 1-2 दिन में फिल होते हुए दिखेगा। तो क्रूड भी नीचे आना स्टार्ट हो गया है। बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अम्बाला मैम जी, अम्बाला मैम उसकी बातचीत शुरू करते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बहुत लोग थोड़े से नाराज़गी दिखा रहे हैं कि उनके सवाल नहीं डिस्कस हो रहे हैं। 1 बजे का जो हमारा समय है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के तमाम जितने सवाल है आप लोग भेज दीजिएगा। हम हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, इतनी बड़ी संख्या बल में जुड़िए और ज़्यादा संख्या के साथ जुड़िए। तो डॉक्टर रवि सिंह जी रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो नाराज़गी अपनी जाहिर मत कीजिए, लेकिन पहले अम्बाला मैम को सुन लेते हैं। अम्बाला मैम अभी क्या कह रही हैं? जी जी, तो देयर आर 2 स्टॉक्स जिसमें एडिशन कर सकते हैं। वन इज अडानी पावर और दूसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये दोनों ही स्टॉक्स टू मी एडिशन करने लायक हैं अगर आप आज से, मतलब हम 9 मार्च 2026 में बैठे हैं और मैं अगस्त तक और कम से फिर उसके बाद एक्सटेंडेड दिसंबर तक से आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर आपका ये नजरिया है, बहुत क्लियर व्यू है, तो आप इसको 125 तक भी अगर आपको मिल जाए अडानी पावर तो खरीदने का हिम्मत दिखाइए, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जब चलेगा तो आपके हाथ नहीं आएगा, फिर आप ब्रेकआउट हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि क्या इसमें एडिशन कर लें। सो वो ना हो। अगर आपको एवरेज करने की इच्छा है तो अडानी पावर इज समथिंग दैट यू कैन ऐड अप टू 125। करंट प्राइस जो है 138 है, और टारगेट जो इसमें पॉसिबल है विपुल जी, कम से कम 170 से 210 तक के भाव इसमें बहुत आसानी से पॉसिबल भी है। दूसरा है जो मेरी लिस्ट में है एडिशन करने के लिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत लोगों के पास ये पोजीशन हो सकती है, ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसका जो टूटने का कारण था वो सबको मालूम है कि जो चेंजेस हुए थे, मेजर रीजन उसका वही था। तो बजाज हाउसिंग अगर आप आज की डेट में ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। 82 के आसपास है, 80 रुपए तक भी इसमें एडिशन कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट होंगे 95 से लेकर के 115 तक, जो कि इस मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे। और वही अगस्त और दिसंबर तक का मैं व्यू लेकर के चल रही हूँ फॉर द फर्स्ट टारगेट। एक स्टॉक जो बेच के चल देना चाहिए, उससे मतलब लगाव मत रखो, दोबारा खरीदने का मौका मिलेगा, भारत फोर्ज। आज की डेट में भारत फोर्ज इज समथिंग जो कि आप बेच के जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पे लिस्ट शामिल हो गई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त हम यहाँ पर, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सेगमेंट को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मतलब हमारी टीम पूरी तरह एक्टिव है। 11:30 बजे तक आप लोगों के लिए हम ये सेगमेंट पूरा अपलोड जो है उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप लोग जो है इस जो लोग लेट जुड़ रहे हैं वो लोग भी इस सेगमेंट को देख सकें। लेकिन इस बीच एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा जूम का इशू, थोड़ा टेक्निकल इशू के चक्कर में। बहुत बहुत मतलब जो है स्वागत आपका रचित जी। और मतलब ये तो मुझे लगता है मनौती मानी थी कि आपने कि मतलब माँ अगर मतलब मेरा मतलब जो मेरा एनालिसिस है बिल्कुल सही साबित हुआ, मैं अपने बाल चढ़ा दूंगा आपको। प्रभु प्रणाम है आपको। और लेकिन सर बाकी हंसी मजाक की बात अलग, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबके विपरीत जा करके आपने एक स्टैंड लिया, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और वाकई में क्या मतलब बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि हमको अगले सेगमेंट पे भी जाना है, यहाँ से अभी और कितनी गिरावट बाकी है, कहाँ पे जाकर के आपको लग रहा है अब कि एक कंफर्ट जोन जो है वो आएगा, जहाँ पे आप खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। हमारे पीसीआर की टीम पूछ रही है सर से पूछे टाई क्यों उतार दी। मैंने कहा सब तो बर्बाद कर दिया, आप टाई पहन के फायदा क्या है। सर जी सर, तो अभी आप कहाँ कंफर्टेबल होंगे। और एक टिप्पणी आई थी आपके लिए, मैंने सेव करके रखी थी, अतुल सोम जी की, कह रहे हैं रचित सर को बोलना आपकी 25,200 की 6 लॉट पे 85 रुपये पे मैं अभी भी होल्ड किया है, उनको थैंक यू बोलना। तो वो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं सर। तो जी सर आपकी छोटी कमेंट्री। जी
सर देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, अंबाला मैम को नमस्कार और बोनस परिवार के सारे सदस्यों को नमस्कार। सर देखिए, आज एक्चुअली इसके पीछे का कारण सर ये सीजनल है सर। और जैसा कि सब जानते ही हैं कि मैं अगर अकेला होता हूं, मैं अकेला मोटरसाइकिल पे कम्यूट करता हूं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में मुझे भेज रहे हैं, अगर टाइम है तो सर गर्मी आ गई, आपके दिल्ली में मार्च का सबसे हॉटेस्ट दिन रजिस्टर हो गया। और क्योंकि सर मोटरसाइकिल पे चलता हूँ ना, तो वो हेलमेट लगा के वो बाल पूरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसलिए पिछले साल भी सेम टाइम पे मैंने ये बाल दे दिए थे, कोई मन्नत का कोई कारण नहीं है। और थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि नवरात्रे आने वाले, तो उस टाइम घर वाले करने नहीं देते, थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने जाके और ये काम सर आप कुछ भी कहिए, लोग तो ये कहेंगे बालों की बलि दी है माता को। तो तो ठीक है सर जी। सर मार्केट पे क्या है? सर उसके साथ साथ देखिए, क्लियर केस है। एक मैं चीज सर ऐड करना चाहूंगा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि मतलब 30 सेकंड की सर टिप्पणी मैं लूंगा। एक सर आपका शाम को शो आता है बोनस पॉइंट, हाँ 7 बजे जी सर, 7 बजे आता है सर। और वो, और मतलब जैसे मैं बताता हूँ, हर चीज कुछ ना कुछ मैं फॉलो करता रहता हूँ सर। फ्राइडे को आया था ये शो और क्लियरली कहा था कि मतलब शुभम सर और अंशुमन सर का हाँ, वो लोग, जी। डिस्कशन क्रूड पे उन्होंने डिस्कस किया था सर। एंड दिस वाज सो बिफोर टाइम, मतलब ये काबिले तारीफ है। और इससे मैंने बहुत डेरिवेशंस भी निकाले हैं सर। प्रॉब्लम, और मैं कहूंगा सब दर्शक वो जरूर जाके देखें और बोनस पॉइंट जरूर देखें। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है। क्लियर कैसे सर, पेन पॉइंट अभी तो खत्म नहीं होता जी। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है क्रूड जिस तरीके से बढ़ रहा है सर। क्रूड की प्रॉब्लम अपनी अलग चल रही है। और क्रूड में सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, अब सिर्फ ट्रांजिट की प्रॉब्लम नहीं, रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। और सर जैसे ही वो रिफाइनरी बंद होती है, वो जो क्रूड होता है वो डीप रॉक्स में चला जाता है। उनको स्टार्ट करने में भी कॉस्ट लगती है और स्टार्ट करने में टाइम लगता है। मतलब क्रूड की प्रॉब्लम तो अभी यहां रहने वाली है। और इसके पीछे मैं समझता हूं ट्रम्प साहब का एक ही पॉजिटिव इंटेंशन है कि क्रूड महंगा जितना वो बेच पाए, उसी चीज में लगे हुए। उनकी सारी हरकत उसी डायरेक्शन में जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में आप देखिए जिस तरीके से पूरा का पूरा ट्रैफिक नियरली एट हॉल्ट आ गया है, ये प्रॉब्लम चलने वाली है। अब करना क्या चाहिए मार्केट की अगर बात करें, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आज मार्केट खड़ा हुआ है, वो है 23,800 जी। यहाँ पे लोअर लेवल पे जो भी आपको लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनानी है, उसका 10 से 15% एक बार ऐड कर लें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब चीजें ठीक होंगी, बट जिस दिन सीज फायर होगा उस दिन मार्केट बहुत अच्छी तरीके से भागेगा। मगर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं सर, यहां पे अगर 23,800 आज आप नीचे क्लोजिंग करते हैं और कल के दिन भी इसके नीचे मेंटेन करते हैं, अगर क्रूड आपका 106 डॉलर के ऊपर मेंटेन करता है, 23,200 के पहले मार्केट कहीं सपोर्ट नहीं लेगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ी बहुत हंटिंग करें, ट्रेडर्स बिल्कुल दूर हो जाएं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों जगह आपके स्टॉप लॉस फिगर होंगे ही होंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर मार्केट को लेकर के रचित जी का मानना है। और अभी पेन पॉइंट पता नहीं है, क्योंकि जिससे स्थिति बदलेगी दुनिया भर में, उसके हिसाब से जो है। एक चीज और ऐड कर देता हूं सर, आई एम सो सॉरी, मतलब बीच में मैं बात कर रहा हूं। बताइए जी सर। अगर ये सिचुएशन नहीं कूल ऑफ होती है, हम क्रूड का नया लाइफ हाई देखेंगे। सर एलपीजी का सिलेंडर बुक कराया था कल, फोन आ गया 15 से 25 दिन की सप्लाई है। कुछ पेट्रोल पंप्स पेट्रोल नहीं दे रहे हैं पूरा, कुछ 1,000 रुपए का दे रहे हैं, कुछ 2,000 रुपए का दे रहे हैं। अब ये सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है, जो हमने ईरान इराक के टाइम पे देखी थी। ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। अभी जैसे मतलब कोई थीम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, थीम अब बाजार में गिरावट ही है। सर देखिए हम लोगों ने अभी तक कोशिश की है। अमाला मैम कुछ कहना चाह रही जी मैम? यस, हमने सोलार लगाया था लास्ट महीने और इस महीने इंडेक्शन चूड़ा ले लिया है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्योंकि अद्भुत अद्भुत मैम, बहुत बढ़िया। एंड इट्स ट्रू, हाँ इट इज वी डिड इट। क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहा था। कंडीशन देख के मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अम्बाला मैम तो अपने मायके जा रही हैं, आराम से नहीं वहां कैंसिल, मम्मी पापा आ रहे हैं, कैंसिल। लो
चलिए भी बात लग गया इतना गिरते होगी। बाजार में वरना मैं ये भागा। बोलने वाला था कि ऐसी मार्केट कंडीशन में ना हम लोग को भी लगता है हमारा कोई मायका होता, हम वहां चले जाते छुट्टियां सर मनाने। नहीं नहीं नहीं, तो गिरते बाजार में मम्मी पापा ने कहा भाई साहब नहीं संभाल पाएंगे बिटिया को, हम ही आ जा रहे हैं, पोर्टफोलियो खाली हो गया है। चलिए तो अगले सेगमेंट का जैसा कि हम कह रहे थे कि जो है आगाज करते हैं। सर अभी तक हम लोगों ने OMCs कवर कर लिए ज़्यादातर, उस पर बातचीत हो गई, कुछ एक और भी शेयरों पे जैसे सुज़लॉन जैसे शेयरों पे, ग्रो जैसे शेयरों पे बात हुई है। थोड़ा सा पावर पे बात करेंगे, शुरुआत उससे करना चाहेंगे आपके साथ कि पावर को लेके अभी आपका व्यू क्या है। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, अदानी पे बात हुई, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि पावर पे अभी क्या एनर्जी ऐसा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे थोड़ा दम, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए इस गिरावट के अंदर। आपका व्यू क्या है और आपका फेवरेट काउंटर कौन सा होगा? सर मैं समझता हूं कि ट्रांसमिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा जनरेशन। हमें फोकस करना चाहिए जनरेशन पे अभी। और मैं सर 3-4 काउंटर ये ऐसे हैं जिनको जनरेशन का पार्ट, मतलब जितनी मैं समझता हूं इन कंपनियों के बारे में, SJVN, NHPC, NTPC, NLC इंडिया, ये 4 काउंटर हैं जिनको हर लोअर लेवल पे हमको करना चाहिए। और उसके पीछे का मैं एक और कारण बताता हूं सर कि 12 घंटे आपकी जो गैस सप्लाई कर दी है ना, वो 12 घंटे कैश सप्लाई जो है वो सिरमिक और इन सब इंडस्ट्रीज, क्योंकि बोनस पॉइंट देखने के बाद ना मैंने अपना चैनल चेक पूरा दौड़ाया सर, क्लियर केस है, प्रोडक्शन आ जाएगा 35 to 40% के रेंज में। तो उसके साथ साथ सर एक चीज और ऐड कर देता हूं, यूक्रेन रशिया में हमने एल नीनो इफेक्ट देखा था, बारिश जल्दी आ गई थी। इस बार 2 साइड आपकी हीट वेव की प्रॉब्लम होगी, बारिश हो सकता है उस तरीके से ना आए। ये एक वेदर के जो जानकार हैं उनसे मैंने पूछा था, पीक गर्मियां बहुत ज्यादा आने वाली हैं और पीक गर्मियों में अब गवर्नमेंट के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर सप्लाई किसको देना है, रेसिडेंशियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में। जनरेशन के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो पावर जनरेशन में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा अभी, बजाय इसके कि डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अगर पावर ही नहीं मिला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो इनके मार्जिन वैसे ही खराब हो सकते हैं। बट जनरेशन वाली कंपनीज को जरूर विन विन सिचुएशन आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक, आपने नाम लिए 3, मैं चाहूंगा सिर्फ थोड़ी तेजी के साथ SJVN, NHPC, NTPC के लेवल्स आप बता दें, अभी जो है किस लेवल पे खरीदें, क्योंकि हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो तो उनके पास तो पहले से है। क्या ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उसमें एवरेज करें, या जिनके पास नहीं है क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं SJVN, NHPC, NTPC जिनका नाम आपने लिया? सर एनटीपीसी कहीं भी आपको 356 से 364, 362 रुपए मिले, जरूर आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी के पास है ही और लोअर लेवल पे है, तो बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। नए एंट्रेंट का वो लेवल हो जाए, जिनके पास नहीं है, क्योंकि हर बार नए भी लोग तोड़ते, तो मैं जनरल व्यू ले लूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे लोगों के मन में। जी सर 356 से 364 के लेवल्स। SJVN यहां पे भी अच्छा लग रहा है। मार्केट करेक्शन या मार्केट क्राइसिस में अगर 62 रुपए तक आता है तो और अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। NHPC को अगर मैं देखूं 72 रुपए, इसको थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कूल ऑफ हो जाने दें, और कहीं भी आपको 66 से 70 रुपए की रेंज में मिले, यहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और फिर आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट NLC इंडिया। इसने अभी तक सर करेक्शन ही नहीं दिखाया है, चला भी उस तरीके से नहीं था। ये जब भी आपको करेक्ट होता हुआ दिखे और कहीं भी 328, 228 से 236 की रेंज में दिखे, पोजीशन बना लें। अंबाला मैम, आपका व्यू पावर पे, कोई फेवरेट काउंटर, एवरेज करने की कोई कहीं पर सलाह? या अफरज भाई, पावर पे आप काफी टाइम से बुलिश थी, अब इतना टूटने के बाद अच्छे लग रहे हैं कोई? बॉटम पे बाय कराया था विपुल जी, उसके बाद 2 हफ्ते शांत रहेंगे ये भी बोला था, और वो 2 हफ्ते हैं और 1 हफ्ता और बचा है बस। अब शांत रहने के बाद रोने लगेंगे ये तो नहीं बोला था, अब तो नहीं रो रहे नहीं हैं। रोएंगे नहीं, अभी तो रो रहे हैं, अब और कितना नीचे, अब क्या करें? अच्छा अब चलिए ये छोड़िए। शेरों की बात कर रहे हैं। हाँ सर, बच्चों की नहीं, शेरों की। नहीं, ये मतलब दिलवाने के बाद एनालिस्ट रोने लगे, वैसे कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, वाह 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 एनालिस्ट पे तो खुद पर ही पोर्टफोलियो रुला रहे हैं। वाह, बहुत शानदार। अरे मैम अभी क्या करेंगे जी? ठीक है जी। तो अच्छा, एक टिप्पणियां में पढ़ते रहते हैं, 1 सेकंड आप तब तक लेवल बताइए और शेयर बताइए। विपुल जी, रचित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी आप रचित जी अंबाला बहन का पता दे दो, बगल में कमरा लेकर के रहूंगा, सुबह कार्यालय में आकर के सेवा करूंगा और आपसे सलाह लेकर के अपनी हानि को कम करूंगा।
इसके अलावा ज्योति जी कह रहे हैं, उतना रचित करने जी की जरूरत नहीं है, हाँ, उतना कह रहे- करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो भी कुछ होता है एडवांस में, द ब्यूटी इज कि एडवांस में आप लोगों को आगाह किया जा रहा जी। है। आप सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा? बाजू में रह लो, घर में रह लो, तब भी फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अगली टिप्पणी, चलिए इस बीच ज्योति जी कह रहे हैं रचित जी का फूफा जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। सर फूफा जी को बोलिए थोड़ा रेस्ट कर लें, पूरी दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं। चलिए, तो ये बात टिप्पणी थी। अम्बाला मैम, अब सिर्फ 3-4 मिनट बाकी हैं, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग जी, पावर पे तो जी। कोल इंडिया कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी, कोल इंडिया पर आज बाय करने का मेरा फिर से, वैसे तो मैं इसको 420-25 पर ऑलरेडी रिकमेंडेड है, लेकिन पता नहीं 420-25 आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए 50% दोबारा आएगा नहीं, आई मीन, तो इसलिए 50% एक्सपोजर पर कोल इंडिया 437 के पास भी बाय कर सकते हैं, और बचा हुआ 50% सिर्फ 415 पे ही डालना, उससे पहले नहीं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 395 का स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम है जो रखना है। इसके अगेंस्ट जो टारगेट्स आ सकते हैं विपुल जी, वो 475 ऑनवर्ड्स अप टू 520 है, एंड द व्यू इज ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो ये एक पॉसिबल है, मतलब ये एनर्जी का जो सब कुछ चल रहा है, कोल इंडिया उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर फिलहाल एनर्जी सप्लाई के लिए काम आ सकता है, जो घरेलू डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए एनर्जी का। ठीक, ये बात खाली और कोल, अडानी पार्क, हाँ जी, अडानी पार्क को ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको आज के भाव पर 138 के पास में है, अप टू 125 भी ऐड करना है, उसी हिसाब से प्लानिंग करो। एक समय ऐसा आ सकता है, प्रोबेबिलिटी में अगर उसको जस्ट बताना हो, सो लाइक 35% स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर वो 125 पर आए तो वहां पर आप एडिशन कर सके, क्योंकि कई बार होता है कि क्या आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड अप टू 35 अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। तो आज भी अडानी पावर को बाय कर सकते हैं, 138 पर एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन 125 आ सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। स्टॉप लॉस विल बी लाइक 105 एंड पॉसिबल टारगेट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 170 नियरली 210। ठीक, ये दो काउंटर मैम की तरफ से निकल के आए पावर के अंदर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी क्वेरीज थी, थोड़ा सा ऑटो पे बात हुई थी, लेकिन ऑटो अभी थोड़ा छोड़ते हुए डिफेंस पे बात कर लेते हैं। सर बहुत लोग कह रहे हैं आज डिफेंस क्यों गिर रहा है, अब मैंने देख रहा था बहुत सारी टिप्पणियों में लोग कह रहे थे कि आज तो नहीं टूटना चाहिए, अब वॉर पे लग रहा है लोगों को कि एक तरफा रैली रहनी चाहिए। लेकिन ठीक है सर, इस गिरावट में जो आज की गिरावट है 3-4% जो टूटे हुए हैं, मझगांव BL जो है 3.25% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 2.25% नीचे, 2-3 क्या चुन सकते हैं इस गिरावट में या नहीं चुन सकते हैं? डिफेंस पे लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा अभी? सर देखिए, डिफेंस में मैं बहुत बुलिश हूं, और जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वो ऐसी ही कर रही है। बस एक डर लगता है सर, आप अंबाला मैम के सामने बैठा देते हैं और फिर मैं HL की बात करता हूं तो उनके 3500 के लेवल याद आ जाते हैं, बट मेरे को पता नहीं क्यों HL बहुत अच्छा लग रहा है। हर फॉल पे HL खरीदना है, HL बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हो सकता है HL आपको आज ही बाउंस बैक भी दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनफैक्ट सर आपको बताऊं कि अभी डिस्कस कर रहे थे कहीं, तो ऐसा लग रहा है 4250 रुपए आज ही दिखा सकता है, और मार्केट के कवरिंग के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो डिफेंस का ही होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हायर लेवल से करेक्ट कर रहा है, कर लेने दीजिए। मैं कहता हूं मार्केट करेक्शन में अगर कहीं भी 424 428 की रेंज में खरीद लीजिएगा, जिनके पास है वो बने रहे। भारत डायनेमिक्स भी अच्छा लग रहा है, बट लोअर लेवल पे कहीं भी 1180 से 1240 की रेंज में दिखे, ये भी अच्छा लगता है, इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। मजगांव डॉक सर सुपर बुलिश हूं, हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। कोचिन शिपयार्ड 1380 आ जाए, अच्छा लगता है। भारत फोर्ज बहुत ज्यादा मूव कर गया है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेंगे। ये लोअर लेवल्स पे कहीं भी आपको 1480 1500 की रेंज में दिखेगा, तब पोजीशन बनाएंगे। ठीक, आज यहाँ पर अच्छा किया, मुझे तो लग ही रहा था कि कहीं अगर आपने बाय कॉल दिया तो अभी थोड़ी देर पहले अंबाला जी ने यहाँ पर सेल कॉल दी है, तो फिर वो लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। अंबाला मैम, डिफेंस पे आपका व्यूज बहुत संक्षेप में, लेवल्स जी। डिफेंस पे कुछ अच्छे काउंटर्स आज भी एक्यूमुलेशन के तौर पर देखिए, एंड जो आपका व्यू है वो आप इन्वेस्टर के तौर पर रहो। 4 हफ्ते से लगातार बोल रही हूँ, ट्रेड करके पैसा नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे। अब इससे ज्यादा क्लियर तो नहीं बोल सकते बिल्कुल जी। तो BDL इज लाइक अभी 1318 के आसपास में है। अगर आपको स्विंग ट्रेड का टारगेट हो गया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अब यहाँ से, ओके अगर आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ 20% बाय करना, बिकॉज एक भाव है जो आए तो मतलब इट्स लाइक वेरी गुड प्राइस।
1100 के आसपास जिस दिन मिले उस दिन बचा हुआ पैसा डाल लीजिएगा, बट आज मैं 20% से ज्यादा एडिशन करने की सलाह यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। बाकी पारस एंड आइडिया फोर्ज पर मैं बुलिश हूँ। मेरा व्यू यहाँ पर अगले 6 महीने के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि इसमें एक मूवमेंट कंटिन्यू होगा। पारस अभी भी खरीद सकते हैं करंट लेवल पे? मैं उसमें पोजीशन हूँ, लेकिन अगर आपको लेवल नहीं देखना है, सिर्फ आउटलुक देखना है इन्वेस्टर्स के तौर पर, तो आप अपना डिसीजन एक बार रचित जी से वेरीफाई करा लीजिए आइडिया फोर्ज के बारे में। पारस डिफेंस एंड आइडिया फोर्ज आप एक बार देख लीजिए इनकी क्या राय है। अगर वो हाँ बोलते हैं, मतलब जो भी उनका व्यू है आप देख सकते हैं। अदर देन दैट बीडीएल के साथ साथ कुछ ऐसे काउंटर्स भी देखिए जो इस दिशा में चले, अगर मूवमेंट तो बढ़ेंगे। उसमें डेटा पैटर्न का एक नाम है, अगर नहीं पोजिशन हो तो बाय कर सकते हो 3500 के आसपास, और अगर हो तो होल्ड योर पोजीशन। ठीक सर, जरा ये 3 लेवल और देख लीजिए सर जरा। पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज और डेटा पैटर्न मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि डेटा पैटर्न पे सवाल आज बीच में कुछ की रैली आ गई तो इसलिए लोगों की पोजीशन ज़्यादा, तो काफ़ी सवाल थे उस पर। ये सर देखिए, पारस डिफेंस जिनके पास है वो तो बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। एक अच्छे मोमेंटम में रहा है, फर्दर अप मूव भी आ सकता है 765 रुपए तक, वहां पे ये अप मूव एक बार अरेस्ट हो सकता है और फिर एक करेक्शन आएगा। जब करेक्शन आएगा तो 668 के आसपास मिलेगा, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। जिनके पास है अभी रैली को आराम से राइड करें। आइडिया फोर्ज अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 474 रुपए निकल के आता है, वहां तक का एक मूव करेगा, तो उसको ब्रीच करने के बाद ही अपसाइड आएगा, जो कि अभी करंट मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। जैसे ही ये ऊपरी लेवल से कूल ऑफ करेगा, 410 416 ऐसे लेवल पे आता है, वहां पे देखेंगे कि पोजीशन बनानी है या नहीं। अब आ जाते हैं डेटा पैटर्न्स पे। देखिए सर, बहुत ज्यादा चल गया। अब मैं डेटा पैटर्न्स के कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये भाग रहा है, थोड़ा सा अब फ्रेश पोजीशन लायक तो नहीं बचा है। हाँ, जिनके पास है वो फॉर द टाइम बीइंग अपनी पोजीशन मेंटेन करें और इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लें। 3495 रुपए चल रहा है, 3360 3360 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन राइड करें। हो सकता है 3580 3620 रुपए ये आपको दिखा दे। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं, कूल ऑफ करने दीजिए, उसके बाद कूल ऑफ करने दीजिए उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर हो गया, डिफेंस हो गया, आईटी से तो अब दूरी रहना, आईटी की तो बात ही अभी रहने देते हैं। ऑटो को लेकर के मैं पूछ रहा था अंबाला मैम, ऑटो को लेकर के क्या व्यू है आपका? बहुत 30 सेकंड के अंदर कोई व्यू है आपका? 2 महीने का व्यू अगर आपका है तो बेच दो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वैल्यू पिकिंग देखो। जो स्टॉक्स अभी आपको बहुत ओवरबॉट है बेच दो। उसमें से आयशर मोटर, एमआरएफ, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स है जहां पर अभी 2 महीने के नजरिए से महंगे हैं। कितने करेक्ट हो सकते हैं? अप टू 7%, 15%, 7% से लेकर के 15% तक। रचित सर, ऑटो पे आपका व्यू क्या होगा? अभी सिचुएशन और खराब होने वाली है, आज जिस तरीके से सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स में है ये। सर, चला भी सबसे ज्यादा ही था, तो करेक्शन आना लाजमी है। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अभी बेचिए मत, थोड़ा सा एक बार होल्ड कर लीजिए। अगर ट्रेडर हैं तो लेवल्स देख के निकल जाइए। बट कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उनको लोअर लेवल पे बाइंग कॉल इनिशिएट करेंगे। अभी फॉल के साथ नीचे जा रहे हैं, जाने देते हैं, बट स्ट्रक्चरली ये इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो लोअर लेवल पे बने रहेंगे, लोअर लेवल पे खरीदेंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहेंगे। ठीक, समय की कमी है तो इस सेगमेंट को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। इस सेगमेंट को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन इस बीच हर्ष के पास चलते हैं। उससे पहले दिलीप व्यास जी कह रहे हैं, विपुल सर आज आपने देखा रचित सर ने टाई ही निकाल के फेंक दी, अच्छा किया, वरना अगर आज लाल टाई पहनते तो बाजार की क्या हालत होती। अरे अब हालत लायक छोड़ा है सर। मतलब और क्या चाहते हो गुरुदेव, क्या हालत सर, आज वैसे ऑन अ लाइटर नोट मुझे पता है क्या डर लगा जी। कल शाम को हमारी बात हुई, आज लिंक नहीं आया। हाँ, फिर मैंने वहां जाके देखा थंबनेल पे भी मैं नहीं हूं, मैंने कहा बाहर ही निकाल दिए भाई साहब, शो में नहीं। वो हुआ ये कि आप से एक तो लेट पूछा, बाबूजी थे नहीं, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा ठीक है, बट मैं आप समझिए एक आदमी का डर किस किस्म तक जा सकता है। मैंने कहा आना ही बंद करा देंगे जब तक मार्केट जाएगा, तो कैसे मार्केट नीचे जाएगा? है प्रभु, गजब गजब। चलिए तो आगाज करते हैं अगले सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले का। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस तरह के पैनिक सिचुएशन में, दबाव के सिचुएशन में क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। और हर्ष के पास जाने से पहले एक बार बता दें, हमारा जो पोल चल रहा है कि क्या 23,500 भी टूटेगा। 2,500 से ज़्यादा के आसपास लोग वोट कर चुके हैं, आप लोग भी वोट करें। और इस बीच
70% लोग कह रहे हैं 23,500 भी टूटेगा। तो देखते हैं, अब तो सभी बियर हो गए। हर शुरू करते हैं जी। तो पहली कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की कॉल इन्होंने दी और 360 रुपए प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा है कि जो कंपनी है जगुआर के ऊपर धीरे धीरे जो उत्पादन है उसमें धीमापन लेकर आ रही है और जो लैंड रोवर है उसके ऊपर अपना फोकस को बढ़ा रही है। यहाँ पे लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें, हालांकि जो फरवरी महीना रहा यूएस की मार्केट के हिसाब से तो वो काफी कमजोर रहा है, लेकिन अगर आप ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के 5 देशों की बात करें जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन है, उसमें एक जो है 19% का सेल्स में जंप देखने को मिला है जो इनको पॉजिटिव लगता है। हालांकि वेस्ट एशिया की बात की इन्होंने क्वार्टर 4 के लिहाज से, उसमें कमजोरी की आशंका जताई है और साथ ही चाइना इंपोर्ट को लेकर इन्होंने कहा है कि करीब जनवरी से लेकर अब तक जो स्थिति है वो 28% का दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और अभी जो बाकी आंकड़े उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आगे की स्थिति क्या रहती है। चलिए, टाटा मोटर्स, अभी हम ऑटो की बात ही कर रहे थे, टाटा मोटर्स सामने आ गया। टारगेट 360 का दिया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से पैसेंजर व्हीकल पे। रजिश सर से ही शुरू कर लेते हैं। रजिश सर, आपका व्यू क्या है? सर देखिए, पहले तो हर्ष बाबू को राम राम। और जो ये टाटा मोटर्स लेकर आ गए, ये डिस्कशन भी मैं करना चाह रहा था सर। इसके लिए सबसे बड़ा मार्केट जो है ना आने वाले समय में, हम यूरोप और यूएस देख रहे हैं, बनने वाला है इंडिया। रेंज रोवर जिस तरीके से इंडिया में बिकेगी, जब ये पूरा का पूरा टैक्स आपका सीपिन हो जाएगा, आप देखिएगा क्या आग लगेगी। अभी हमारे जैसे गरीब कुछ महिंद्रा खरीद के घूमते हैं, फिर हो सका और मेहरबानी रही तो ऐसी कोई गाड़ी खरीद लेंगे। तो सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और बट एंट्री के लिए मैं बोलूंगा, मार्केट जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, 306 से 316 की रेंज में आए, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। अभी यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है और ये टारगेट तो बहुत इजीली अचीव हो सकता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, अंबाला बहन बोल रही हैं कि आप बात नहीं मानते हैं, और आपके और रचित जी के कहने पर 463 सुजलॉन मैंने 39.5 पर बेच दिए थे, और जब आप कहेंगे तब दोबारा। तो अच्छा, बात मानने के लिए भी एक ही शेयर मिला था सुजलॉन। अद्भुत है। कोई बात नहीं, सुजलॉन का नाम आया है तो 37, प्लीज एवरीबडी मेंटेन एन एसएल एट 37। 37 का स्टॉप लॉस लगाए। हर्ष के पास चलते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष बताइए जी। ग्रो की बात करते हैं तो ग्रो को लेकर यहाँ पर देखिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 210 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा है कि भले ही स्टॉक पिट गया हो, अभी दबाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन अभी जो इनके वैल्यूएशन है काफी ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं इनको। इन्होंने कहा है कि जो इस पूरे सेक्टर में सबसे अगर कोई आकर्षक कंपनी है तो ये है इस समय। इन्होंने कहा कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे जो एस्पिरेशनल इन्वेस्टर्स हैं, हालांकि अब तो इस समय तो एस्पिरेशनल इन्वेस्टर कहाँ दिखेंगे, वो स्थिति तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट में कहा गया जो एस्पिरेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस जो है इस कंपनी में काफी मजबूती के तौर पे बना हुआ है। क्रॉस सेलिंग यानी कि एक से ज्यादा जो सर्विसेज है कंपनी उसको बेच रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो एक ग्रोथ की संभावना दिखा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में मुनाफा बढ़ता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो वो 33%, एबिटा के हिसाब से देखें तो वो 36% FY 26 से लेकर 28 के बीच में एक अनुमान जताया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसमें थोड़ा सा दबाव, धीमापन जो है जरूर देखने को मिल सकता है अगर आप 26 से लेकर 28 तक के बीच में FI के हिसाब से देखेंगे। चलिए, ये बात है ग्रो को लेकर के निकल के आई। अंबाला में मतलब जब ये हम देखते हैं कि मतलब ये नीचे की तरफ जाता है, कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ ले जाती है। 210 का टारगेट, सहमत हैं आप अंबाला जी? नो, इसमें एंकर इन्वेस्टर की तरह करंट इन्वेस्टर्स कौन है, थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करो, आंसर मिल जाएगा। अभी ये 148 के पास में है, 130 128 के आसपास आएगा। एंड आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस स्टॉक विद माई ऑन लेंस। मैं अपने खुद के मैं इसको देखूंगी कि इसमें रिजल्ट्स कैसे आए हैं, सेक्टर से बेटर परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्मिंग रहा, वो सब कुछ मुझे इसमें एक बार स्टडी करना है, बिकॉज इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है या नहीं, वी गॉट टू आइडेंटिफाई दिस। तो अभी के लिए जो लोग पहले के भाव पर है, मेरे लिए तो मैं तो इसको वेट कर रही हूँ, बिल्कुल देख पा रही हूँ 130 120 आएगा। एंड देयर ऑल्सो इट्स नॉट अ बाय, इट्स अ रिव्यू। तो वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे। और 210 की जो इन्होंने बात की है, सो लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, मतलब मेरे हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि 210 से पहले 130 और 120 आना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे और नीचे की गिरावट बाकी है, ये अंबाला जी का मानना है। दूर रहिए, अभी ये सलाह उनकी तरफ से आई है। और हाँ, सुबह वाला एक जो मैंने बताया था ना आपको, किसी ने मैसेज किया कि आप बजट
ट्रेड डील के दिन आप बोल रहे हो 26,100 पे था, आप बोल रहे हो कि 24,300 आएगा, आपको डर नहीं लगता है सब कहते हुए? तो मैंने उनको हंसते हुए यही जवाब दिया था, मतलब मैसेज किया था, मैंने तो लेवल दिया है, अब डरना तो आपको चाहिए। वाह, बहुत शानदार। डरना तो आपको चाहिए, सही बात है, मतलब जिसने ले रखा है वो डरे। अद्भुत। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली कंपनी की तरफ। और आप ये देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 1,650 रुपए प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर कर्नाटका जो है कंपनी के लिए लिकर मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति है। वॉल्यूम जो है करीब हिसाब से देखें तो 15% के हिसाब से योगदान देखने को मिलता है। अब सरकार की तरफ से क्या हुआ है, जो पहले सरकार कंट्रोल करती थी प्राइसिंग को, अब वह मार्केट ड्रिवन कर दिया है उन्होंने, यानी कि राज्य सरकार का कोई इसमें योगदान अब नहीं रहेगा, कीमतें खुद तय की जाएंगी। यहाँ पे ये जो है ट्रिगर काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिहाज से। इसके अलावा नया जो अल्कोहल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको लाने की तैयारी जो की जा रही है वो एक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है देखने को मिलेगी। टैक्स स्लैब्स जो है रैशनलाइज की जगह पे प्रीमियमाइजेशन के ऊपर बेहतर स्थिति दिखाएगी, जिससे कंपनी के जो मार्जिन है और सुधरते हुए दिख सकते हैं। चलिए मतलब कुछ चीज़ों के लिए मतलब वो भी होता है, नंबर गेम भी होता है कि मतलब अब बताइए, मतलब ये आना ही था रजित सर के पास। रजित सर क्या करें, अब ओवरवेट हो रहे हैं, 1650 पैसे बचेंगे लोगों के पास इसके लिए कि मतलब जिस तरीके से लुट रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सहमत हैं इस रिपोर्ट से? नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और बहुत ज्यादा ना इन लाइन आप देखें सर, गुड़गांव अगर हम देखें ना, वहां पे भी कुछ रिलेटिवली सेम पॉलिसी फॉलो होती है एंड वी कैन सी द डिफरेंस, द काइंड ऑफ वो टैक्सेशन का फर्क जरूर रहेगा। बट हाँ, ये जो फ्री प्राइसिंग है ना सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्लान हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज, मतलब मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं आपको अगर किसी प्रोडक्ट में अपनी डिमांड कम होती हुई दिखती है ना, तो प्राइस टिंकर करके एंड यू कैन अगेन गेट इनटू द मार्केट, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी है, यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए भी है, एबीडीएल के लिए भी है। और सर अच्छा खासा मार्केट शेयर कंजम्पशन है कर्नाटका में, वो रेगुलराइज होता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं आने वाले कुछ टाइम में ऑल ओवर इंडिया आपको एक ये स्ट्रीम आती हुई देखने को मिल सकती है 1.5-2 साल 3 साल में, जब सबको समझ में आ जाए कि कितना अट्रैक्टिवली पॉसिबल है डिमांड को टिंकर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये लेवल्स तो बहुत इजीली आपको देखने को मिलेंगे। और इस पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, अगर इसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो ये 1840 से 1900 तक भी जा सकता है। चलिए ठीक, लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए आखिरी कंपनी कौन सी? जी, अंबुजा सीमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह और 735 रुपए प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि बेसिकली कंपनी जो है इससे मैनेजमेंट से मुलाकात करी ब्रोकरेज की टीम ने यहाँ पर, और गुजरात के जो संगीपुरम प्लांट है वहाँ पे विजिट करते हुए दिखे यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ। और इन्होंने कहा है कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके बजाय कंपनी जो है स्टेबलाइजेशन के ऊपर, स्थिरता के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पे ज़्यादा जोर रहेगा कंपनी का यहाँ पे। क्रूड लिंक्ड जो यहाँ पर जो पेट कोक जो है उसके महंगे होने का असर साफ तौर पे दिखेगा आने वाले दिनों में। मार्जिन रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। अप्रैल में यहाँ पे सीमेंट प्राइस जो हाइक है उससे फ्यूल कॉस्ट का असर कम हो सकता है यहाँ पे। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो जेफरीज है उनका ये मानना है यहाँ पे कि जो लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं वो कंपनी के पास मौजूद है, जिससे फायदा होता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक, हमारा मैम संक्षिप्त टिप्पणी अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट आज 3% डाउन भी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इसकी तरफ नजर डालिए, लेकिन अगर आप एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से इफ यू आर नॉट कन्विंस तो आज नहीं खरीदना है। खरीदना कहां पर बनना चाहिए इसका? देखिए, पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर के तौर पर बिल्कुल खरीदना चाहिए एसीसी और अंबुजा एक ही है, जैसे आप इतना समझ लीजिए 450 पर ये ठीक ही लग रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो छोड़ दो, 400 पर आएगा, तो इस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और अच्छा भाव है विपुल जी, ये छोड़ना तो नहीं चाहिए, डिपेंड करता है आपके नजरिए के ऊपर। इन्होंने टारगेट दिया है 735 के आसपास। अगर आपका 2 साल का टारगेट है तो आ जाएंगे, 1 साल में मुश्किल है। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है अंबुजा सीमेंट को लेकर के। चलिए इस सेगमेंट को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमारा विशेष सेगमेंट 11:30 बजे अपलोड हो चुका है। आप लोग जाइए उसे देखिए। आज की इस गिरावट को लेकर के कहाँ पे एवरेज करें, कहाँ पर एग्जिट, इसको लेकर के हमने डिटेल में की है बातचीत। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ऑल इंडिया, कैनरा बैंक, सुजलॉन, तेजस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ग्रो, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स,
अशोक लेलैंड, अदानी पावर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों पर हुई है डिटेल में बातचीत। और इन तीनों एक्सपर्ट्स की राय आप जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी, अपनी सलाह हमें जो है अवश्य बताएं कि यहाँ पर कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम। इसके अलावा अभी जो बातचीत हमारी हुई है वो 2:30 बजे अपलोड हो जाएगी, लेकिन 1 बजे के लिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 1 बजे आपको उससे हम मुलाकात करेंगे, डॉक्टर रवि सिंह जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो 1 बजे दोबारा मिलेंगे। आप सभी लोग इकट्ठा होकर के आइए, लेकिन उससे पहले डिस्क्लोजर ले लेते हैं। अंबाला मैम पहले आप और रचित सर आप डिस्क्लोजर जी। थैंक यू विपुल जी। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स, मार्केट नजरिया जो भी रखा है ये कॉमन है, सिमिलर है, जो हमने अपने मेंबर्स के साथ भी रखा हो सकता है। और स्टॉक्स भी उनके पास भी पोजीशंस हो सकते हैं। जहां जहां मुझे याद आया मैंने बताया ही है, चाहे वो इंडेक्स हो, व्हाटएवर इट इज। तो जैसे जैसे याद आया वो वहां पर रखा है। एंड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे पारस या आइडिया फोर्ज का नाम मैंने ऑलरेडी लिया है। बट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसको समझते हुए काम करिए। मेरा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो भी पोजीशंस है विद इन द लिमिट है। बाकी इस मार्केट में डोंट चेज द डायरेक्शन, चेज द प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।